तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी टॉपिक के साथ। टॉपिक जो है जी दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। इंपॉर्टेंट है जी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 438 है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो बातें कुछ ऐसी रहेंगी जो शायद से आपने कुछ और एंगल से सुनी होगी, तो इसलिए स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दो, चिंता नहीं करनी, अपनी पेशेंस लेवल आराम से बना के रखना है। जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में 438 के, जैसे पढ़ते जाएंगे आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप साइड बाय साइड लिखते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ जब तक ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक ऑलमोस्ट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, बट स्टिल लॉ है, एक समुंदर है, इसका कोई अंत तो है नहीं। तो बिल्कुल लास्ट में जी जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को मैं लूंगा। तो स्टार्ट करता हूं जी टॉपिक के साथ। और हमने इससे पहले की डिस्कशन में ये समझा था कि बेल के टॉपिक को कुछ इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है: बेल इन बेलेबल केसेस, bail in bailable cases section 436 as a matter of right and it is by the police officer or by the court. Thereafter bail in non bailable cases, इसमें इस टॉपिक को जो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया: एज ए मैटर ऑफ राइट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। एज ए मैटर ऑफ राइट में जी हमने ये चार सबसेक्शंस डिस्कस किए: 167 सबसेक्शन 2 प्रोविजो ए, उसके साथ साथ 437 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट की बात करें तो उसमें जी बिफोर अरेस्ट है, जो आज का अपना टॉपिक है ये वाला है। बिफोर अरेस्ट एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन नंबर जो है जी 438 है एंड इट इज टू बी गिवन बाय द हाई कोर्ट और बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। आफ्टर अरेस्ट की जी अगर मैं बात करूं तो आफ्टर अरेस्ट में हमारे पास दो सेक्शंस है बेसिकली। वन इज 437 सबसेक्शन 1 and the other is 439 subsection 1. 437 subsection is 1 is by the magistrate and whereas 439 subsection 1 is by the high court or court of session. किसकी पावर वाइड है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे की डिस्कशन के साथ जी मैं स्टार्ट करता हूं बेरेट की लैंग्वेज के साथ। सेक्शन 438 सबसेक्शन 1, करें स्टार्ट? यस और नो? एंटीसिपेटरी समझते हो वर्ड एंटीसिपेटरी? एंटीसिपेटरी बेल, एक मैंने वर्ड बोला रेगुलर बेल, एक मैंने वर्ड यूज किया एंटीसिपेटरी बेल। जब मैं बात करता हूं जी एंटीसिपेटरी बेल की, उसमें अपने नाम से ही उसने क्लियर कर दिया देयर इज एंटीसिपेशन। मेरे को एक एंटीसिपेशन है, मेरे को एक डर है कि ऐसा हो सकता है, एंटीसिपेशन। उस एंटीसिपेशन के चलते चलते मैं कोर्ट में पहुंच गया बेल लेने के लिए, और वो कौन सा कोर्ट हो सकता है वो 438 में लिख रखा है। क्लियर? तो स्टार्ट करता हूं जी बेरेट की लैंग्वेज के साथ। 438 सबसेक्शन 1, हेडिंग क्या कहता है जी 438 का? डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग, जिसको डर है एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो जहां पर लिखा है जी एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, वहां पर लिख दीजिए बिफोर अरेस्ट। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया वो ये बन गया, बंदा अरेस्ट नहीं होना चाहिए। इफ द पर्सन इज अरेस्टेड देन इन दैट केस एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि पर्सन की अरेस्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। और अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेगा कोर्ट? डायरेक्शन इश्यू करेगा। क्या करने की? अरेस्ट करने की या अरेस्ट ना करने की? अरेस्ट ना करने की। तो स्टार्ट करता हूं सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज के साथ। वेयर एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव, एनी पर्सन, कोई भी वो पर्सन है अगर उसको रीजन टू बिलीव है। रीजन टू बिलीव को अंडरलाइन कीजिए, रीजन टू बिलीव को अंडरलाइन कीजिए। किसी पर्सन को जी रीजन टू बिलीव है क्या? दैट ही मे बी अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ही इज नॉट अरेस्टेड, ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस को अंडरलाइन कीजिए।
where any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, he may apply to the high court, underline high court, or court of session, underline court of session, for a direction under this section, इस सेक्शन में एक डायरेक्शन लेने के लिए, सुनिए ध्यान से, that in the event of such arrest, अगर पुलिस वाला उसको अरेस्ट करेगा तो, इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, अगर पुलिस वाला उसको अरेस्ट करता है तो ही शेल, में नहीं है, शेल, ही शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। क्लियर जी सबको? इसको बाकी लाइंस को छोड़ दीजिए, इससे ऊपर ऊपर एक बार पढ़ लीजिए खुद से। पढ़ लिए सभी ने? अब यहां से ये बात समझ में आई है कि अगर एक बंदे को जी नॉन अवेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है तो उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दो। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ सेक्शन 438? 438 सेक्शन को बनाने के पीछे नेसेसिटी क्या थी, ऑब्जेक्ट क्या था? सोचिए, क्या जरूरत थी 438 बना दिया भाई, जब रेगुलर बेल हो ही रही है 437 में, 439 में, तो क्या जरूरत थी एंटीसिपेटरी बेल बनाने की? हाँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस समझते हो? एक पार्टी की सरकार है, कल वो पार्टी जाएगी, नई पार्टी आएगी, वो नई पार्टी के बंदे जी इस पार्टी के जो वर्कर्स हैं या इस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके ऊपर फॉल्स केसेस करवाएंगे। तो जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं वहां पर एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। तो क्या इट इज कन्फाइंड ओनली टू पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस? और फिर एक तो आपने बता दिया पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स? कोई और पॉइंट जिसके चलते चलते एंटीसिपेटरी बेल दी जाती हो? कई बार जी किसी के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस है, उसकी रेपुटेशन, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन है, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं भी है, पर वो हाई प्रोफाइल पर्सन है, सिर्फ उसकी और उसकी फैमिली की रेपुटेशन को इंजर करने के लिए जानबूझकर उसको फॉल्स केसेस में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो रेपुटेशन जो हार्म होनी है, जो इंजर होनी है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए 438 बन गया एंटीसिपेटरी बेल। क्लियर है सबको? पर्पस समझ में आया? यस और नो? यस और नो? क्या आप इसको एज ए वेपन यूज कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल को, या इसको एज ए शील्ड यूज कर सकते हैं? ना ही तो ये वेपन के लिए तौर पे बनी है, ना ही ये शील्ड के तौर पर बनी है। इसका पर्पस बहुत कन्फाइंड सा है कि यहां पर लगता है जी फॉल्स एलिगेशंस हैं, बंदे की रेपुटेशन को इंजर करना है, सिर्फ उस केस में कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करता है। क्लियर है जी? हमने जब रेगुलर बेल का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने गाइडलाइंस पढ़ाई थी, आपको याद है? लास्ट लेक्चर में जब रेगुलर बेल की मैं बात कर रहा था, सबसे पहला पॉइंट था देयर मस्ट बी ए प्राइमा फेसी केस। अब एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले कोर्ट ये देखता है कि क्या प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं बनता, क्या ये काउंटर ब्लास्ट तो नहीं है। एक केस में क्या हुआ सुनिए, एक्स पर्सन है, ए पर्सन है, एक्स पर्सन ने ए पर्सन को पैसे दे दिए। जब एक्स पर्सन ने जी ए पर्सन को पैसा दे दिया, ए पर्सन ने जी एक्स पर्सन को इन ल्यू ऑफ दैट कि भाई एज ए श्योरिटी उसने चेक काट दिया। ठीक किया या गलत किया? ठीक किया ना, पैसा दिया तो श्योरिटी भी तो होनी चाहिए, उसने चेक काट कर दे दिया। एक डेट फिक्स कर ली गई कि इस दिन को पेमेंट होगी, उस दिन को पेमेंट नहीं हुई। अब जिस बंदे ने पैसा दिया था उसको क्या वो चेक लगा देना चाहिए? यस और नो? इसने चेक लगा दिया, चेक हो गया बाउंस। जब चेक बाउंस हो गया तो इस बंदे को क्या करना चाहिए? लीगल नोटिस भेजना चाहिए कि भाई 138 में मैं आपको लीगल नोटिस भेजता हूं कि भाई आप या तो आउट ऑफ कोर्ट इसको सेटल कर लीजिए,
अगर आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं करना चाहते तो आ जाओ कोर्ट में मिलते हैं। क्लियर जी सबको? यस और नो? तो भाई इसने चेक लगा दिया, उसके बाद 138 में नोटिस भेज दिया, नोटिस चला गया। अब दूसरी पार्टी जिसने पैसा लिया था वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, उसने क्या किया, देखिए प्रैक्टिकली ये केस हुआ था जो मैं बात कर रहा हूं। उस बंदे ने क्या किया, पुलिस वालों को कुछ क्या देकर, मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड्स, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है भाई, कुछ दे दिया, जो भी कुछ दे दिया, मिठाई उठाई कहते हैं ना बच्चों के लिए, मिठाई ले जाना, दिवाली आ रही है मिठाई ले जाना, तो वो मिठाई दे दी। अब पुलिस वाले बेचारे इतने काइंड हार्टेड होते हैं, वो मिठाई को देके वो पिघल गए। उसने वो मिठाई ले ली, पिघल गया, पिघल कर क्या किया, जिस बंदे ने चेक लगाया था उसके ऊपर चेक चोरी का केस कर दिया। समझ दो कि भाई इस बंदे ने चेक चोरी करके लगाया है, ये बंदा इनके ऑफिस में एंटर किया था, ऑफिस में एंटर किया था, वहां पर इस बंदे का चेक साइंड पड़ा था, तो उस बंदे ने इसके ऊपर जी चेक चोरी का केस करवा दिया। ठीक किया, दिल को अच्छा लग रहा है सुनने में। पुलिस वाले ने ठीक किया, पुलिस वाले ने फाइल के अंदर नहीं जाना और कोर्ट ने फाइल के बाहर नहीं जाना, सेम रूल। होगी जी एफआईआर, एफआईआर हुई थेफ्ट की, और थेफ्ट कहां पर, बिल्डिंग में, यानी कि 380 आईपीसी, कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। अब इस बंदे को क्या एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए? यस और नो? भाई इसको अरेस्ट करके ले जाएंगे। अब आप जज हो, आपकी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल उस बंदे ने लगा दी, दोगे या नहीं दोगे? एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करोगे? जो फैक्ट्स हैं ऐसे ही ऑन रिकॉर्ड ये फैक्ट्स आए हैं। जब इन्होंने दी एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की तो इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल जब अप्लाई की तो उसके साथ ही वो जो चेक लगाया था, जो लीगल नोटिस भेजा था, उसकी कॉपी साथ में ऐड कर दी कि जैसा हमारा पहले से केस चल रहा है, दिस इज द काउंटर ब्लास्ट। ये पार्टी ने हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए काउंटर ब्लास्ट किया है। बताइए दोगे बेल या नहीं दोगे? अब ना तो देखो रेपुटेशन, क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन था, ना ही वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड अदरवाइज केस था, तब भी हुई ना एंटीसिपेटरी बेल। तो भाई इसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है? या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, या कोई रेपुटेशन के ऊपर इंजरी, या यहां पर प्राइमा फसाई केस नहीं दिखता, ऑन द फेस ऑफ इट ये दिख रहा है दिस इज ए काउंटर ब्लास्ट। इन दैट केस ऑल्सो कोर्ट जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है। क्लियर जी सबको? और एंटीसिपेटरी बेल तब दी जाती है व्हेन देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस ऑफ रेगुलर बेल। अगर वो अरेस्ट के बाद आता और कोर्ट को लगता कि भी ठीक है इसको आप रेगुलर बेल दे देते हैं, उन केसेस में फिर कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर देता है। क्लियर है सभी को? यस और नो? तो अभी तक जी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि भाई पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एंटीसिपेटरी बेल का सेक्शन इतना लंबा चौड़ा ऐड कर दिया 438, पर्पस क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं जी आपको पर्पस समझ में आया होगा। यस और नो? मैंने ये बोला था कि जी इसको आप शील्ड के तौर पे यूज नहीं कर सकते। भाई शील्ड का मतलब ये नहीं मैं पहले से ऑर्डर लेके बैठ जाऊंगा कि मैं कुछ भी ऑफेंस करूं तो आप मेरे को इस केस में बेल ग्रांट कर देना, ऐसा नहीं है। जो ऑफेंस में आपको अरेस्ट की एप्रीहेंशन है उस केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी। तभी हम जब डिस्कस करेंगे आगे जाके, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एंटीसिपेटरी बेल एंड ब्लैंकेट बेल। Blanket bail is another thing, anticipatory bail is another thing. CRPC is silent in relation to blanket bail. CRPC blanket bail की बात नहीं करता, वो सिर्फ बात करता है एंटीसिपेटरी बेल की। क्लियर है सबको? यस और नो? तो स्टार्ट करता हूं जी वापस से बेरेट की लैंग्वेज के साथ। 438 सबसेक्शन 1 करेंगे स्टार्ट। Where any person has reason to believe, any person को सर्कल कर लीजिए, reason to believe को सर्कल कर लीजिए। पर्सन मीन्स मेल फीमेल कोई भी, एनी पर्सन मीन्स कोई भी
हाँ भी जसप्रीत, एनी पर्सन मीन्स कोई भी। कहां से ड्राइव करेंगे पर्सन वर्ड का मीनिंग? आईपीसी सेक्शन 11 पढ़ दे भाई, सेक्शन 11 आईपीसी। सेक्शन 11 आईपीसी पर्सन। हाँ जी, ठीक। तो भाई कंपनी वगैरह तो रेस्ट होता नहीं है, डायरेक्टर से रेस्ट होते हैं। तो पर्सन मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अब हम क्वेश्चन ये राइज होता है, अपा आईपीसी में क्यों गए जब हमारे पास सीआरपीसी है? तो उसके पीछे कारण है सेक्शन 2 क्लॉज वाई ऑफ सीआरपीसी। तो एक बार खोलिए जी सेक्शन 2 क्लॉज वाई सीआरपीसी, 2 क्लॉज वाई सीआरपीसी। पढ़ दे भाई। Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Penal Code have the meaning. जो वर्ड्स यहां पर यूज हुए हैं लेकिन डिफाइन नहीं हुए, उनका वो सेम मीनिंग है जो उनको साइन कर रखा है जी कहां पर? आईपीसी। तो पर्सन के साथ लिखे अंडरलाइन करके 2y रेड विद सेक्शन 11, 2y रेड विद सेक्शन 11, 2y सीआरपीसी का है जी, सेक्शन 11 आईपीसी का है। Where any person, clear जी, any person has reason to believe, reason to believe कौन ड्राइंग कीजिए? हाँ जी, क्या होता है reason to believe? सेक्शन 26 आईपीसी। अब रीजन टू बिलीव समझो, इसको आईपीसी को एक बार साइड लाइन भी करते। रीजन टू बिलीव समझो, बिलीव करने के पीछे कारण, बिलीव करने के पीछे कारण क्या है? रीजन। वो रीजन क्या है, क्यों मेरे को ऐसा लगता है? रीजन टू बिलीव। यहां पे लिखा है जी रीजन टू बिलीव, उसके साथ लिख दीजिए 2y रेड विद सेक्शन 26 आईपीसी, 2y रेड विद सेक्शन 26 आईपीसी। रीजन टू बिलीव समझ में आया जी? बिलीव करने के पीछे कारण। स्ट्रांग होना चाहिए या एक डाउट ही होना चाहिए? देयर मस्ट बी ए स्ट्रांग, देयर मस्ट बी ए स्ट्रांग रीजन। तो लिख दीजिए एरो बना के, देयर मस्ट बी ए स्ट्रांग रीजन। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए पहुंचे हैं तो आपके पास स्ट्रांग रीजन होना चाहिए। आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो। आप जाके कहो जी ऐसा हो सकता है, आज से कुछ दिन बाद जी एक एफआईआर होगी, मेरे को उसमें अरेस्ट कर लेंगे, मेरे को ऐसा डर है। सो देयर मस्ट बी ए स्ट्रांग रीजन। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो सुनकर कोर्ट सेटिस्फाइड हो कि भाई ये कोर्ट में आया है तो कोई कारण है। रीजन टू बिलीव समझ में आया? Where any person has reason to believe, आगे चलते हैं, that he may be arrested, he is not arrested, he may be arrested, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। may be arrested को सर्कल कीजिए, एरो बना के लिख दीजिए फर्स्ट कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 438, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 438, बंदा अरेस्ट नहीं हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ लिख दीजिए एरो बना के, इफ अरेस्टेड देन regular bail, if arrested then a regular bail। where any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation, accusation समझते हो? accusation को सर्कल करो, on an accusation, one is statement, one is allegation। accusation means statement or allegation? allegation। accusation के साथ लिख दीजिए allegation, this is not only a statement, this is allegation। आप सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल प्रॉपर टाइम में क्लास में एंटर करते हो। क्या ये स्टेटमेंट या एलिगेशन? आप में से एक स्टूडेंट हर रोज लेट आता है क्लास में, स्टेटमेंट है या एलिगेशन? क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। एलिगेशन समझते हो ना? एलिगेशन मीन्स टू अलेज समथिंग, वी आर अलेजिंग समथिंग, एंड स्टेटमेंट इज जर्नल इन नेचर। कोई भी चीज आप बोल रहे हैं दैट इज स्टेटमेंट।
एलिगेशन में मैं पर्टिकुलरली उसके ऊपर अलेज कर रहा हूं कि ये चीज ऐसे होती है, ये गलत है, एलिगेशन। यहां पर वर्ड एक्यूजेशन लिखा है, ऑन एक्यूजेशन, ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्यूजेशन। और एक्यूजेशन ऐसा नहीं है जी, एक्यूजेशन किसी भी केस के लिए है, एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। सर्कल कीजिए नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है जी, ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, देयर मस्ट बी एन एलिगेशन कि इसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जी, एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसको अंडरलाइन करके लिखिए सेकंड कंडीशन, इसको अंडरलाइन करके लिखिए सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज द पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड एंड द सेकंड कंडीशन इज देयर मस्ट बी एन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब मेरी आगे की जो डिस्कशन है जी इस पॉइंट पे रहेगी, एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया और उसके ऊपर उसको लगता है, एक एलिगेशन है कि उसने क्या किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। इसके कॉन्टेक्स्ट में एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके कॉन्टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन, एफआईआर होनी जरूरी है बिफोर अप्लाइंग, बोलना नहीं है सिर्फ सोचना है। क्या एफआईआर का होना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर एंटीसिपेटरी बेल? यस और नो? कहां से पता चला आपको? कैसे पता चला एफआईआर होनी जरूरी नहीं है? कैसे कह सकते हो आप, बताइए। और भाई एफआईआर कौन से केसेस में होती है, बेलेबल नॉन बेलेबल, बेलेबल या कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल? हाँ, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। एफआईआर होती है कॉग्निजेबल केस में। यहां पर वर्ड लिखा है एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, सो दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। मैंने दो कंडीशंस लिखवाई हैं आपको, एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए दो कंडीशन है, पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड एंड द एलिगेशन मस्ट बी ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। कहीं लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस? लिखा है या नहीं लिखा? अब मान लीजिए इट इज ए केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल। अगर वो ऑफेंस कुछ ऐसा ऑफेंस है जो नॉन कॉग्निजेबल है प्लस नॉन बेलेबल है, मिलेगी एंटीसिपेटरी बेल? भाई हमको तो सिर्फ नॉन बेलेबल चाहिए, वो कॉग्निजेबल है वो कॉग्निजेबल नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज कहती है एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। पॉइंट समझ में आया जी? यस और नो? तो यहां पे लिखा है नॉन बेलेबल ऑफेंस, उसी के साथ एरो बना के लिख दीजिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल। ये जरूरी नहीं है कि ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल भी हो। वो एक अलग बात है कि वो आउट ऑफ 100 99 केसेस में कॉग्निजेबल भी होता है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जरूरी नहीं। क्लियर है जी? तो यहां से क्लियर होता है कि एफआईआर होना एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने से पहले जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर नहीं होगी, डीडीआर होगी। क्लियर है सबको? यस और नो? He may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense. एक्यूजेशन एलिगेशन है। अब देखिए, कोर्ट ने अगर एंटीसिपेटरी बेल देनी है, इससे पहले मैंने आपके साथ वर्ड डिस्कस किया रीजन टू बिलीव। अगर कोर्ट ने ये एंटीसिपेटरी बेल देनी है तो कोर्ट के पास एक ग्राउंड होना चाहिए कि भाई ये इसको सस्पिशन है, डर है। अब मैं बात करता हूं एक्यूजेशन वर्ड की। आपके मन में कब एप्रीहेंशन आएगी? जब एफआईआर नहीं हुई, जब एफआईआर होगी तब ज्यादा एप्रीहेंशन होगी। एप्रीहेंशन ज्यादा कब होगी आपके मन में कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में? जब एफआईआर नहीं हुई थी, जब एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई, ठीक, एफआईआर हो गई, उसके बाद जी कोई विटनेस की स्टेटमेंट लिखी गई 161 में। तो 161 में जिस विटनेस ने स्टेटमेंट दी उसमें उसने आपका नाम बोल दिया
कि ये भी बंदा साथ में इन्वॉल्व है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सिर्फ एफआईआर एक तरफ और एफआईआर प्लस 161 की स्टेटमेंट एक तरफ, किससे ज्यादा एप्रीहेंशन होगी? सिर्फ एफआईआर से या एफआईआर प्लस 161? एफआईआर प्लस 161। हमने पढ़ा 164 सबसेक्शन 5 जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। तो एक विटनेस ने कोर्ट के सामने 164(5) में स्टेटमेंट दे दी और आपका नाम बीच में बोल दिया। अब एक तरफ है एफआईआर प्लस 161 की स्टेटमेंट और एफआईआर प्लस 161 की स्टेटमेंट प्लस 164 सबसेक्शन 5 में विटनेस की स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट। एप्रीहेंशन किसमें ज्यादा होगी? तीसरे वाले में, दूसरे वाले में ना जी, जिसमें 164(5) ऐड हो गया। क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। एफआईआर हुई, आपका नाम 161 में भी आया, आपका स्टेटमेंट 164(5) में भी आपका नाम लिया गया और इसके साथ साथ अब पुलिस रिपोर्ट भी आ गई। पुलिस रिपोर्ट में भी आपका नाम आ गया। एप्रीहेंशन किसमें ज्यादा होगी? जब पुलिस रिपोर्ट भी आ गई और आपका नाम बीच में आ गया। पॉइंट समझते हैं? तो भाई एप्रीहेंशन होनी चाहिए और ऊपर पड़ा था रीजन टू बिलीव स्ट्रॉन्ग, द एप्रीहेंशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। इट इज नॉट नेसेसरी कि एफआईआर हुई हो, लेकिन जैसे जैसे एलिगेशंस आपके अगेंस्ट आती जाएंगी वो एप्रीहेंशन और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। जब आप कोर्ट में जाओगे जी, कोर्ट पूछेगा जी किस केस में आए हो एंटिसिपेटरी बेल लेने, आप बोलेंगे जी एफआईआर हुई है। आप बोलेंगे जी एक विटनेस ने भी स्टेटमेंट दे दी। आप कहेंगे जी कोर्ट में विटनेस ने भी स्टेटमेंट दे दी। आप कहेंगे जी चलान भी आ गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट साथ में चलता रहेगा, दैट पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड बिफोर अप्लाइंग बेल अंडर सेक्शन 438। सेक्शन 438 में बेल अप्लाई करने से पहले बंदा अरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर चलान आ गया, बंदा अरेस्टेड है, तो 438 अप्लाई नहीं होगा। 438 को अप्लाई करने के लिए पहली ही कंडीशन ये है, द पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड। अब देखिए, चाहे एफआईआर हुई है नहीं हुई, एफआईआर हो गई, पुलिस वाले को स्टेटमेंट दे दी, कोर्ट में स्टेटमेंट दे दी, चलान आ गया, अगर पर्सन अरेस्टेड नहीं है, एप्रीहेंशन चलती जा रहा है। वैसे तो जी ट्रायल तब स्टार्ट होता है जब सारे विटनेसेस आ जाएं, लेकिन मान लीजिए सारे अक्यूज पकड़े जाएं, अगर एक से ज्यादा हैं, मान लीजिए 10 अक्यूज थे, 9 पकड़े गए, 9 के अगेंस्ट अब क्या प्रोसीड कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ 1? आंसर यस। एक बंदा अभी भी भागा हुआ है, ट्रायल चलने लग गया, ट्रायल में जी जो भागा हुआ बंदा है, एब्सकॉन्डेड है, वो बंदे का नाम बार बार आ रहा है। जितने प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए ट्रायल के दौरान, सबने ऑन ओथ उसका नाम लिया। एप्रीहेंशन क्या स्ट्रांग हो गई? यस और नो? तो कहने का भाव ये है, एप्रीहेंशन स्टार्टिंग से लेके टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक चलती जाती है। जितना नाम बार बार उस बंदे का आता जाएगा, एप्रीहेंशन उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाएगी। क्लियर है जी? यस और नो? एप्रीहेंशन वर्ड समझ में आया? यस और नो? एप्रीहेंशन के साथ यहां पे एक्यूजेशन के साथ वर्ड लिख दीजिए एरो बना के। इट कैन बी बिफोर द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, इट कैन बी बिफोर द लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और even during trial, even during trial। क्लियर जी सबको? यस और नो? तो मैं उम्मीद करता हूं जी, दो कंडीशंस जो थी, वन इज द पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड एंड द सेकंड इज देयर मस्ट बी एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी कि क्या ये प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है सबको? यस और नो? वापस से पढ़ते हैं। Where any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। आगे सुनिए ध्यान से। He may apply to the High Court और Court of Session। वो अप्लाई कर सकता है, उसकी मर्जी है, वो बाउंड नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल लेनी ही लेनी है। He may apply to the High Court और Court of Session। वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, किस चीज की? एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई। क्लियर जी सबको?
यस और नो? अब उसने अप्लाई कर दिया कहां पर, हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में? सो क्वेश्चन इज दिस, whether the court of session is having concurrent jurisdiction to grant anticipatory bail along with the high court. क्या कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये कंकरेंट पावर है? आंसर यस। ये जरूरी नहीं है कि ये बंदा पहले हाई कोर्ट जाए, वो डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन भी अप्रोच कर सकता है, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन चाहे हाई कोर्ट, ये उसकी मर्जी है। हां, अगर मैं इन प्रैक्टिस बात करूं तो पहले एंटिसिपेटरी बेल कहां पर लगनी चाहिए? कोर्ट ऑफ सेशन। कारण अगर वहां से रिजेक्ट हो गई तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हाई कोर्ट में हम सीधा चले गए और हाई कोर्ट ने हमारी बेल कैंसिल कर दी, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन बेल ग्रांट नहीं कर पाएगा। कहां पर अप्लाई करना, यह समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। लेकिन मेरे मन में जी अब एक क्वेश्चन चल रहा है, मैं मान लीजिए एक एक्स पर्सन है, वो एक्स पर्सन के अच्छे खासे लिंक हैं हरियाणा में, ठीक, हरियाणा में बहुत सारी जुडिशरी उसको जानती है, अच्छे खासे लिंक है, वो रहने वाला लुधियाना का है, एलिगेशंस लुधियाना में लगी हैं। अब यहां पर वर्ड लिखा है ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना जी, यहां पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। क्वेश्चन इज दिस, विच हाई कोर्ट विच कोर्ट ऑफ सेशन? क्या मैं, यानी कि उस केस में जैसे मैं बात कर रहा हूं एक्स पर्सन की, एलिगेशन लुधियाने में लगे हैं, वो रहने वाला लुधियाना का है, लेकिन जुडिशरी में उसका अच्छा खासा लिंक है हरियाणा में, या हिमाचल कर लो क्योंकि हाई कोर्ट डिफरेंट हो जाएगी, हिमाचल में। तो क्या वो हिमाचल हाई कोर्ट के सामने जाकर एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकता है? यस और नो? हालांकि ये बात यहां पर क्लियर नहीं की, यहां पे सिर्फ ये लिख रखा है ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, बट आप इसको अंडरलाइन करके क्लियर करके लिख दीजिए द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन विच इज हैविंग जुरिसडिक्शन इन द मैटर, विच इज हैविंग जुरिसडिक्शन इन द मैटर, जिसके पास जी उस मैटर में जुरिसडिक्शन है। सिर्फ वो हाई कोर्ट, सिर्फ वो कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर है जी? यस और नो? एनी पर्सन रीजन टू बिलीव नॉट अरेस्टेड, एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ही में अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अब ये जरूरी है कि उस हाई कोर्ट या उस कोर्ट ऑफ सेशन के पास जुरिसडिक्शन। क्या कोर्ट ऑफ सेशन के पास कंकरेंट जुरिसडिक्शन है? आंसर है यस, बट इन प्रैक्टिस हमको पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जाना चाहिए, फिर जाएंगे जी हम कहां पर? हाई कोर्ट के पास। क्लियर जी सबको? अब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या करता है उसको देख लें। ही में अप्लाई टू द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ए डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन। वो इस सेक्शन में एक डायरेक्शन लेगा, हेडिंग चेक करो, मार्जिनल हेडिंग, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। तो यहां पर वो अप्लाई कर रहा है जी, एक डायरेक्शन इशू कीजिए दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, अगर उस नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में उसको अरेस्ट कर लिया, सच वर्ड लिखा है, सच वर्ड समझते हो? सच वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? इसके कॉन्टेक्स्ट में, ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। सच को सर्कल कीजिए। इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। अब ये तो कहेगा कि जी मेरे को रिलीज किया जाए, शैल, अभी तक कोर्ट की डिस्क्रिप्शन की बात नहीं की, ये अप्लाई करेगा कि इन केस मेरे को अरेस्ट किया जाए उस एक्यूजेशन के चलते चलते, तो मेरे को क्या कर दिया जाए? रिलीज कर दिया जाए। क्लियर है जी? यस और नो? अब डायरेक्शन देनी है या नहीं देनी, ये कोर्ट की मर्जी है। यहां तक तो सिर्फ मैंने मांगा है जज साहब दे दीजिए, डायरेक्शन इशू कीजिए। पुलिस वाला अगर अरेस्ट करने आएगा तो मेरे को अरेस्ट ना किया जाए, मेरे को रिलीज कर दिया जाए बेल पर। क्लियर है सबको? यहीं से मैं डिफरेंस जो है क्रिएट करता हूं एंटिसिपेटरी बेल का और ब्लैंकेट बेल का, क्योंकि जब उसने यहां पर वर्ड लिख दिया इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट,
जब उसने यहां पर वर्ड लिख दिया इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, सच मीन्स इसको आप सिर्फ नॉन अवेलेबल ऑफेंस मत बोलिए, उसके साथ देखो उसने ऊपर इसको यहां से पढ़कर चले एक्यूजेशन, मेरे को वो देखिए सुनिए ध्यान से इसको समझिए, मेरे को वो एक्यूजेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कौन सी एक्यूजेशन? ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, मेरे को वो एक्यूजेशन जो मेरे ऊपर एलिगेशन है मेरे को वो क्लियर करनी पड़ेगी। क्लियर है जी? अगर मैं उसको क्लियर करूंगा तभी मिलेगी एंटीसिपेटरी बेल। ब्लैंकेट बेल समझते हो? ब्लैंकेट बेल क्या होती है वो बता देता हूं। ब्लैंकेट बेल होती है जी, आज के बाद कभी भी किसी भी केस में मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो तो मेरे को अरेस्ट न किया जाए, दैट इज ब्लैंकेट बेल। कोई भी केस, किसी भी केस में मेरे अगेंस्ट एफआईआर हो तो मेरे को अरेस्ट ना किया जाए, मेरे को पहले 7 दिन का 10 दिन का टाइम दिया जाए, दैट इज ब्लैंकेट ऑर्डर। ब्लैंकेट समझ लो, पूरा शील्ड, कुछ भी हो जाए तेरे को अरेस्ट नहीं करेंगे भाई, दैट इज ब्लैंकेट। एंड दिस इज नॉट ब्लैंकेट, दिस इज एंटीसिपेटरी। और एंटीसिपेटरी और ब्लैंकेट में क्या डिफरेंस निकलता है, यहां पर मेरे को पता है कि एलिगेशन क्या है। उस एलिगेशन, वो एलिगेशन नॉन बेलेबल ऑफेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, उस एलिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब भी मेरे को अरेस्ट किया जाए, मेरे को फिर अरेस्ट ना किया जाए, रिलीज ऑन बेल। समझते हो डिफरेंस? एंटीसिपेटरी बेल और ब्लैंकेट बेल में डिफरेंस है। ब्लैंकेट होती है इन ऑल केसेस, कुछ भी करो कोई चिंता वाली बात नहीं, आप बैठे हैं, दैट इज ब्लैंकेट। एंटीसिपेटरी इज फॉर ए पर्टिकुलर ऑफेंस, जो आपने बताया है कि आपके ऊपर इस तरह की एलिगेशंस हो सकती हैं, दैट इज एंटीसिपेटरी। क्लियर है जी? इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं, सुनिए ध्यान से। ब्लैंकेट बेल और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जी कुछ डिस्कशन है, एक सेकंड का टाइम दीजिए। अब देखिए ब्लैंकेट बेल या एंटीसिपेटरी बेल की अगर मैं बात करूं, एफआईआर होगी, अगर एफआईआर होगी तो एफआईआर नंबर लगा होगा, यस और नो? तो मैं अपनी एप्लीकेशन में क्लियर करूंगा जी इस केस में इस तरह की एक एफआईआर नंबर 210 ऑफ जो भी ईयर है वो हो चुकी है और मेरे को एप्रीहेंशन है अरेस्ट करने की। मेरे को पता है कि एफआईआर हो चुकी है तो दैट इज पर्टिकुलर, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर एफआईआर नहीं हुई, मैंने आपको तब भी बताया पहले डिस्कशन में, अगर एफआईआर नहीं भी हुई तब भी क्या आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं? आंसर यस। लेकिन अब ना मेरे को कोर्ट को बताने के लिए कुछ नहीं है, मैं एप्लीकेशन में लिख दूंगा मेरे को डर है मेरे ऊपर एक एफआईआर हो सकती है, मेरे को डर है कि मेरे ऊपर इस तरह की एक एफआईआर हो सकती है। तो इन प्रैक्टिस क्या होता है वो बताता हूं। इन प्रैक्टिस जब आपके पास एफआईआर नंबर नहीं है, आप सिर्फ एलिगेशन मेंशन करते हो, ये बंदा एलिगेशन लगाएगा, इस तरह की एलिगेशन होगी, तो कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर में लिख देता है दिस इज ब्लैंकेट ऑर्डर। समझते हो? वो सिर्फ लिख देता है दिस इज ब्लैंकेट ऑर्डर। ब्लैंकेट ऑर्डर क्यों लिख देता है? क्योंकि अभी तक एफआईआर नहीं हुई। तो अगर मैं इन प्रैक्टिस ब्लैंकेट ऑर्डर और एंटीसिपेटरी बेल में डिफरेंस बताऊं तो ब्लैंकेट ऑर्डर में यदि एफआईआर नहीं हुई होती, कोई एलिगेशन लगा रखी है, उसमें अभी इंक्वायरी चल रही है, पुलिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी कोर्ट ऑर्डर पास करता है वो ब्लैंकेट ऑर्डर होता है। और अगर एफआईआर हो चुकी हो फिर ऑर्डर पास होता है, उसको बोलते हैं जी क्या, एंटीसिपेटरी बेल। कुछ डिफरेंस समझ में आया जी? यस और नो? इससे पहले जी मैंने आपको एक कहानी बताई कि भाई कोई भी ऑफेंस है, कुछ भी ऐसा है, इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का ऑर्डर कोर्ट पास नहीं करता। फिर बोल रहा हूं, इस तरह का ऑर्डर कोर्ट नहीं पास करता जर्नली। इन एक्सेप्शनल केसेस, कोई एक्सेप्शनल केस हो जहां पर पता हो जी कि भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस ये बनेगा ही बनेगा, इन फ्यूचर ये होगा ही होगा। मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, हायर रैंक का पुलिस ऑफिसर है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अच्छे से जुड़ रखा है, अब उसको पता है जिसका टेन्योर खत्म होने वाला है, अब उसको पता है जिसको अरेस्ट करेंगे, यानी कि दूसरी पार्टी आ गई, रूलिंग पार्टी वो है, जब उसकी टेन्योर खत्म होगी तो उसके ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस लगेंगी। ठीक है जी? एक मान लीजिए कोई डीजीपी रैंक का बंदा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, उस पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर
उस बंदे ने बहुत सारे FIRs ये वो इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारी इलीगल काम हुए उस समय में। अब उस बंदे की रहेगी जी टेन्योर 2 साल, 1 साल। अब उस बंदे को चिंता अंदर से ये हो रही है कि भाई मैं अब रिटायर हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो दूसरी पार्टी, क्योंकि अब रूलिंग दूसरी पार्टी, जिसके वर्कर्स के ऊपर, जिसके पॉलिटिशियंस के ऊपर इसने पर्चे कर रखे थे, वो अब मेरे से बदला लेंगे। तो इस तरह का केस जहां पर कोर्ट को क्लियरली लगता है कि भाई इसमें 100% FIRs होएंगी, 100% फॉल्स लिटिगेशन में इन्वॉल्व किया जाएगा, तो उन केसेस में कोर्ट ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर देता है। बट आउट ऑफ 1 लाख केसेस अगर मैं बात करूं, शायद से एक। नॉर्मली कोर्ट कभी भी ब्लैंकेट ऑर्डर पास करता ही नहीं है, वो हमेशा एंटीसिपेटरी बेल देता है। ब्लैंकेट ऑर्डर वो भी इस तरह का, कोई भी FIR होगी तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, इस तरह का ऑर्डर कभी पास नहीं करता। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जी एक केस में कर रखा है। 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस तरह का जी एक ऑर्डर पंजाब के ही एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के फेवर में कर रखा है, ठीक, ब्लैंकेट ऑर्डर कि कोई भी केस होगा। और उस केस के ऑर्डर में क्या था, उसमें यह बोला गया था बाय द कोर्ट, ड्यूरिंग जितनी भी आपका समय रह गया जॉब में, इस समय के दौरान अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की FIR होती है तो आपको टाइम दिया जाएगा अरेस्ट से पहले। इस पार्टी ने, इस पुलिस ऑफिसर ने, सीनियर पुलिस ऑफिसर के एडवोकेट ने फिर अप्लाई किया कि जैसा वैसे नहीं, आप जी इवन आफ्टर रिटायरमेंट ये ऑर्डर पास कर दीजिए। कोर्ट ने जी आफ्टर रिटायरमेंट ये ऑर्डर पास करने के लिए मना कर दिया। तो उस बंदे को ब्लैंकेट ऑर्डर मिला ड्यूरिंग हिज टर्न्योर, जब तक उसकी टर्न्योर है। जब रिटायरमेंट हुई फिर उसके अगेंस्ट ही फिर पर्चे स्टार्ट हुए, FIRs होनी स्टार्ट हुई। जैसे जैसे FIRs होती गई वैसे वैसे एंटीसिपेटरी बेल्स अप्लाई होती गई। पॉइंट समझते हैं? मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अगर आपको समझाना चाहूं कि ब्लैंकेट ऑर्डर होता है तो मैं कहूंगा नहीं होता। ये होगा बहुत एक्सेप्शनल केस में, और उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑफेंस हो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, दैट इज ब्लैंकेट ऑर्डर। और ये लाखों में शायद से एक आधा कोई केस होगा जहां पर इस तरह का ऑर्डर होता है, नॉर्मली एंटीसिपेटरी बेल। एक बात क्लियर होगी सबको, यस और नो? फिर दूसरा मैंने बताया कि एक कई बार लिखने में ये लिख देते हैं ब्लैंकेट ऑर्डर। ब्लैंकेट ऑर्डर और एंटीसिपेटरी बेल में एक और सेकंड डिफरेंस बताया। अगर मान लीजिए FIR नहीं हुई, FIR से पहले की स्टेज चल रही है, पुलिस वाले इंक्वायर कर रहे हैं FIR करनी है या नहीं करनी, तब आप अप्लाई करते हो। अप्लाई आप 438 में करोगे, एप्लीकेशन आपकी 438 में ही लगेगी। लेकिन जब भी कोर्ट ऑर्डर पास करेगा वो एंटीसिपेटरी बेल वर्ड नहीं लिखेगा, वो ब्लैंकेट बेल ऑर्डर पास कर देगा। और अगर FIR हो चुकी है उस केस में कोर्ट ऑर्डर पास करेगा क्या? एंटीसिपेटरी बेल का। तो मैं उम्मीद करता हूं जी ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ब्लैंकेट ऑर्डर कुछ भी नहीं होता, कभी भी इस तरह की बेल नहीं होगी जी कोई भी FIR। फिर तो यार ये तो आप इतना बड़ा राइट दे दोगे बंदे को कि आप कुछ भी कर लो। इस तरह का ऑर्डर कभी पास हो ही नहीं सकता। बहुत ही हाई प्रोफाइल कोई केस हो उसमें जाके इस तरह का ऑर्डर पास होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है सबको? ब्लैंकेट बेल, ब्लैंकेट ऑर्डर, एंटीसिपेटरी बेल, क्या डिफरेंसेस हैं ये समझ में आया जी सबको? यस और नो? अब आगे चलते हैं जी बेरेट की लैंग्वेज के साथ। अभी तक जी मैंने सिर्फ कोर्ट में अप्लाई किया है दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, जो मैंने बताया है अगर उसमें मेरी अरेस्ट होगी, ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, मेरे को बेल पर छोड़ दिया जाए। क्लियर है जी? यस और नो? इस पैरे में सिर्फ ये बताया गया कौन अप्लाई करेगा, कब अप्लाई करेगा, क्या कंडीशंस हैं, किस चीज के लिए अप्लाई करेगा। किस चीज के लिए अप्लाई करेगा? डायरेक्शन के लिए। क्लियर है सबको? यस और नो? ये पैरा क्लियर जी? अब चलते हैं आगे। अब एप्लीकेशन आ गई जी हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास, एंड दैट कोर्ट, आइदर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन, एंड दैट कोर्ट में आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, अंडरलाइन कीजिए टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, कोर्ट इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंटर आलिया द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेमली, कोर्ट इन बातों को ध्यान में रखेगा बिफोर ग्रांटिंग द डायरेक्शन।
डायरेक्शन इशू करने से पहले कोर्ट इन बातों को ध्यान में रखेगा। क्लियर है जी? करें स्टार्ट। सबसे पहला, द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। किस तरह की एलिगेशन है, कितनी की ग्रेव है, किस तरह का केस है। तो सबसे पहले कोर्ट देखेगा एलिगेशन किस तरह की है, और यहीं से कोर्ट डिटरमिन कर लेगा क्या एक प्राइमा फसाई केस ऑन द फेस ऑफ इट केस बन भी रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि काउंटर ब्लास्ट है। तो यहीं से कोर्ट डिटरमिन करता है कि कोई प्राइमा फसाई केस बनता है या नहीं बनता है। द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्यूजेशन। सेकेंड, द एंटीसीडेंट्स। सर्कल कीजिए एंटीसीडेंट्स। द एंटीसीडेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट। एंटीसीडेंट्स के साथ लिख दीजिए पास्ट हिस्ट्री। एंटीसीडेंट्स के साथ लिख दीजिए पास्ट हिस्ट्री। कोर्ट देखते हैं जी, ऐसा तो नहीं है कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर है। कोर्ट इस बात को कंसिडरेशन में लेता है, क्योंकि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है जी, फिर कोर्ट वहां से एक डिटरमिन कर लेता है ये बंदा ही इज इन द हैबिट ऑफ डूइंग ऑफेंसेस। तो इसीलिए उसकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है। The antecedents of the applicant including the fact as to whether he has previously undergone imprisonment on conviction by a court in respect of any cognizable offense। तो कोर्ट देखता है जी कभी कोई पहले वो कन्विक्टेड है या नहीं है। फिर थर्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस। अंडरलाइन कीजिए फ्ली फ्रॉम जस्टिस। कोर्ट देखता है कि भाग तो नहीं जाएगा। Then where the accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant। अंडरलाइन कीजिए injuring or humiliating the applicant। बताया था ना रेपुटेशन। injuring or humiliating the applicant by having him so arrested। बस अब ये 4 पॉइंट्स ये पर वापस से डिस्कस करते हैं। आप एक हाई कोर्ट हो, आप एक कोर्ट ऑफ सेशन हो, आपके सामने एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगी है, आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। पहला, किस तरह की एलिगेशन है। दूसरा, पास्ट हिस्ट्री, पहले कन्विक्टेड तो नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है। तीसरा, द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट फ्री फ्रॉम जस्टिस। ये 437 के समय में मैंने आपको बताया था। अब देखा जाएगा कि भाई जिस बंदे ने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया है उसकी क्या यहां पर सफिशिएंट प्रॉपर्टी है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में है, क्या उसका अच्छा खासा बिजनेस है। अब भाई देखिए उसका अच्छा खासा बिजनेस है, उसको छोड़कर जाना मुश्किल है। अच्छी खासी प्रॉपर्टी पड़ी है शहर में, उसको छोड़कर जाना मुश्किल है। सेल करना भी एकदम से बहुत मुश्किल होता है। गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जाना मुश्किल है। तो कोर्ट यहां से डिटरमिन करता है, इन फैक्टर से डिटरमिन करता है कि क्या वो भाग तो नहीं जाएगा जस्टिस से। Where the accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उसकी रेपुटेशन को इंजर करना है, जानबूझकर हरास करना है, जैसे वो चेक बाउंस वाले केस के बारे में मैंने आपसे बात की, ठीक। और सिर्फ उस बंदे को हरास करने के लिए काउंटर ब्लास्ट किया गया, इसलिए इन बातों को कोर्ट ध्यान में रखते हुए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देता है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? यस और नो? इस तरफ देखिए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गई, कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में रख लिया। पहले पैरे में क्या हुआ था, कौन अप्लाई कर सकता है, किसके पास अप्लाई कर सकता है, कौन सी कंडीशंस हैं, एप्लीकेशन चलेगी, कोर्ट ने किन बातों को ध्यान में रखना है वो डिस्कस कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद कोर्ट क्या करेगा अब उसकी बात करते हैं। आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थविथ, या तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन को इमीडिएटली क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। पहली ऑप्शन रिजेक्ट को दीजिए नंबर 1। आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन फोर्थविथ और इशू एन इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर को सर्कल कीजिए, इसको दीजिए नंबर 2। अब मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसिपेटरी बेल एंड रेगुलर बेल, तो मैं कहूंगा रेगुलर बेल में
मैं क्या कहूँगा, आप बताओ, सारा काम मेरा थोड़ी है। बोलो मत, सब जिससे पूछूंगा वो सिर्फ वो आंसर करे। जिसको आंसर पता है जी डिफरेंस बिटवीन रेगुलर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल, वो थोड़ा हैंड रेज करो प्लीज। हाँ जी सुशेन। रेगुलर बेल इज ऑलवेज आफ्टर रेस्ट, एंटीसिपेटरी बेल इज ऑलवेज बिफोर रेस्ट, तो एक डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। वेरी नाइस, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस डिफरेंस एक्चुअली। उसके लिए जी 438 है, उसके लिए 437 या 439 है। ये ए से स्टार्ट होती है, वो आर से स्टार्ट होती है। चलो ये तो कुछ अच्छे डिफरेंसेस हो गए। अब इसके अलावा बताइए। हाँ जी, उसमें भी तो देखो ऐसे थोड़ी है ऑफेंस किया है, रेगुलर बेल लेनी पड़ गई, मजबूरी है, पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। हस्बैंड वाइफ का केस है, वाइफ ने क्रुएल्टी का केस करवा दिया। अब पता इन रियलिटी क्रुएल्टी करता कौन है, बताओ, वाइफ या हस्बैंड? देखो आवाज ही नहीं आ रही वहां से। इन रियलिटी क्रुएल्टी कौन करता है, वाइफ या हस्बैंड? वाइफ को तो लीगली एक वो वेपन मिल चुका है, बेलन। और बताइए जी कोई डिफरेंस? ऐसे ना बोलो भाई, देखो अपा कोई सब्जी मंडी में थोड़ी खड़े हैं। हाँ जी, हैंड रेज करके बताओ। हाँ जी, रेगुलर बेल कैन बी बिफोर द मैजिस्ट्रेट अंडर 437, it can be before the high court or court of session as well under section 439, but anticipatory bail is always before the court of session or high court। ठीक है जी, ये भी हो गया। हाँ जी रणविंदर। और जी हाँ जी, एंटीसिपेटरी बेल भी ऐसी है, वन से बेल इज ऑलवेज ए बेल। आप पूछ रहे हो तो ठीक है, बता रहे हो तो मैं मानूंगा नहीं आपकी बात। मैं तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ अभी। और कोई डिफरेंस भाई रेगुलर बेल एंटीसिपेटरी बेल का? एक पॉइंट जो आप सब मिस कर रहे हो, मैं बोलूं अब, सबसे इंपॉर्टेंट, एंटीसिपेटरी बेल कभी भी फाइनल ऑर्डर पास नहीं होता पहली बार में। जब भी पास होगा पहले इंटरिम ऑर्डर होएगा कुछ दिनों के लिए। एंटीसिपेटरी बेल एट द फर्स्ट इंस्टेंस कभी भी फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, वो पहले इंटरिम होगा फिर फाइनल होएगा। और रेगुलर बेल में ऐसा नहीं है, रेगुलर बेल में ऑर्डर हो गया वो फाइनल ऑर्डर ही रहता है, अनलेस एंड अनटिल द पर्सन जंप्ड द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड। अगर वो कंडीशंस जंप करेगा फिर कैंसिल होएगी। पॉइंट समझ में आया? रेगुलर बेल में हमेशा फाइनल ऑर्डर पास होता है। रेगुलर बेल में अगर वो कोर्ट बोल दे बेल ग्रांटेड, दैट मींस बेल ग्रांटेड। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के केस में पहले इंटरिम ऑर्डर पास होता है। इंटरिम ऑर्डर में क्या रहता है, वो बोलता है जी कि आपको इतने दिनों के लिए आप बेल दे रहे हैं, आपने जो रणविंदर पॉइंट कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है। अगर बंदा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेता है फिर कर देता है जी कोर्ट उसको फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट। तो एंटीसिपेटरी बेल में पहले हमेशा ही इंटरिम ऑर्डर पास होगा फिर फाइनल ऑर्डर पास होगा। क्लियर है सबको? यस और नो? बोलिए भाई। अभी तक की डिस्कशन की जी अगर मैं बात करूं, सबसेक्शन 1 में हमने 3 बातें पढ़ी हैं। कौन अप्लाई करेगा, कहां पर अप्लाई करेगा, ये उसी के साथ कॉन्टेक्स्ट में। कोर्ट ने डायरेक्शन देने से पहले कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, और कोर्ट क्या क्या कर सकता है, आइदर रिजेक्ट और मे पास एन इंटरिम ऑर्डर। क्लियर है सबको? यस और नो? बोलिए भाई। चलिए आगे, प्रोवाइजो। चल भाई जसप्रीत प्रोवाइजो पढ़ दे। सबसेक्शन 1 की प्रोवाइजो। Where the High Court for every case will be the Court of Session has not passed any interim order under this subsection or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open to an officer in charge of a police station to arrest without warrant the applicant on the basis of the accusation apprehended। आप FIR आप खुद ही पहुंच गए कोर्ट में, अभी तक FIR नहीं हुई थी, आप खुद ही पहुंच गए कोर्ट में, जैसा बेल चाहिए, आपकी बेल को कोर्ट ने कर दिया रिजेक्ट।
आपने ही जो एलिगेशन लिख रखी हैं अपनी वो एप्लीकेशन में कि मेरे को लगता है उस केस में मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, ऑल दो उसमें अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई, तो क्या उसी बातों के ऊपर जो एप्लीकेशन में आपने लिख रखी हैं क्या उनके बेसिस पर ही आपको अरेस्ट किया जा सकता है? आंसर यस। तभी नॉर्मली कोर्ट प्रैक्टिस में ये बोल दिया जाता है पहले एफआईआर हो लेने दो। क्यों? अगर एफआईआर नहीं हुई, आप खुद से पहुंच गए कोर्ट में, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, उसी बेसिस पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए नॉर्मल कोर्ट प्रैक्टिस में ये बोल दिया जाता है कि आप एंटीसिपेटरी बेल अगर अप्लाई करनी है तो एफआईआर के बाद करो, पहले मत करो, क्योंकि आप खुद ही कोर्ट के सामने गुनहगार बनकर पहुंच गए। देखिए, चाहे आपने बेल मिल गई, आपको बेल मिल भी गई, लेकिन रहोगे तो एक बार के लिए कोर्ट की आंखों में एक्यूज के तौर पर ना। यस और नो? बेल कौन अप्लाई करता है? अक्यूज। तो इसलिए नॉर्मली बोल दिया जाता है वेट कर लीजिए, एफआईआर होने दीजिए, फिर अप्लाई करेंगे। उतनी देर के लिए कहीं छिप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, दूर हो जाओ, पुलिस वाले के सामने मत आओ, वगैरह वगैरह। बाकी पुलिस आ भी जाए, पुलिस भी अंडरग्राउंड कर देती है, वो कोऑपरेटिव है बहुत। पंजाब पुलिस तो पता ही है आपको, आएंगे पूछेंगे हाँ जी श्रीमान जी क्या हाल है, आप बोलोगे बढ़िया, क्या खाओगे? मिठाई, कोई बात नहीं, त्योहारों के दिन है मिठाई खिला देते हैं। क्लियर जी? करें स्टार्ट लैंग्वेज। Provided that where the High Court or as the case may be the Court of Session has not passed any interim order under this subsection or has rejected the application for grant of anticipatory bail, it shall be open. Shall को सर्कल कीजिए। It shall be open to an officer in charge of a police station to arrest without warrant the applicant on the basis of the accusation apprehended in such application. क्लियर है जी? उस एप्लीकेशन के बेसिस पर ही अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर जी सबको? सबसेक्शन 1 क्लियर है सभी का? यस और नो? वेरी गुड। एक बार जी नोट्स की हेल्प से अपन 438 देखते हैं। बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए प्लीज। टॉपिक ऑफ एंटीसिपेटरी बेल में जो जो बातें हमने डिस्कस करनी है या कुछ बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एडिंग सेक्शन 438? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड एडिंग सेक्शन 438? मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटीसिपेटरी बेल, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो 438 सबसेक्शन 1 में है, वन इज रीजन टू बिलीव एंड द अदर इज एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। विच कोर्ट कैन ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल एंड कंडीशंस फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 438। तो ये कुछ बातें हैं जी। उसके बाद ये 3 केसेस की सीक्वेंस है, ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जी एंटीसिपेटरी बेल के कॉन्टेक्स्ट में। गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट, एसएस महात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली, ये पिछले साल की जजमेंट है जी 2020 की, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एसएस महात्रे और गुरबख्श सिंह सीबिया में जी कुछ पॉइंट्स को लेकर कंफ्लिक्ट चल रहा था, उन कंफ्लिक्ट्स को सेटल कर दिया सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2020 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है जी? तो लास्ट में ये इन 3 केसेस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और गाइडलाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू की हैं। एंटीसिपेटरी बेल, नेसेसिटी ऑफ सेक्शन 438। अंडर ओल्ड सीआरपीसी देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल। पुरानी सीआरपीसी में जी एंटीसिपेटरी बेल की प्रोविजन नहीं थी। द नेसेसिटी फॉर ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल अराइजेस मेनली बिकॉज समटाइम्स इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स ट्राई टू इम्प्लीकेट देयर राइवल्स इन फॉल्स केसेस। कई बार जी इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स जो है वो अपने राइवल्स को फॉल्स केसेस में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द रैशनल बिहाइंड एंटीसिपेटरी बेल इज दैट individual liberty must not be put in jeopardy on the instance of irresponsible
पर्सन। जो लोग गलत सहारा लेते हैं, अपनी पार, अपने पैसा, अपनी अप्रोच का गलत सहारा लेते हैं, उन इररिस्पॉन्सिबल पर्संस के चलते चलते एक पर्सन की लिबर्टी को हम क्या नहीं कर सकते, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। The object of section 438 is that a person should not be harassed or humiliated in order to set aside grudges of some person। फिर एक केस है जी HDFC बैंक वर्सेस JJ मानन। The object of section 438 is that a person should not be harassed or humiliated in order to set aside grudges of some person। एक किसी बंदे के साथ हमारी दुश्मनी है, उस दुश्मनी को सॉर्ट आउट करने के लिए या उस दुश्मनी में बदला लेने के लिए, ग्रजेस दूर करने के लिए हम सेक्शन 438 बनाने के पीछे पर्पस ये है कि वो ग्रजेस दूर करने के लिए ना रहे, यानी कि उस बंदे को आप बेल ग्रांट कर दें जिसके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगी हैं। फिर है जी पॉइंट परविंदरजीत सिंह वर्सेस स्टेट यूटी चंडीगढ़ 2009 सुप्रीम कोर्ट। An order under section 438 is a device to secure a person's individual liberty. It is neither a passport to the commission of crime nor a shield against any all kind of accusation। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक पासपोर्ट आ गया, आप कोई भी क्राइम कर दो। तभी मैं बोलता हूं ब्लैंकेट बेल नहीं पास होती कभी भी। अगर ब्लैंकेट बेल हो जाए फिर तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया कि कोई भी ऑफेंस करोगे हम आपको रिलीज कर देंगे। तभी यहां पे लिखा है इट इज नाइदर ए पासपोर्ट टू द कमीशन ऑफ क्राइम नॉर ए शील्ड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्यूजेशन। ना ही ये कोई शील्ड है किसी भी तरह की एलिगेशन से आपको बचाने के लिए, ये सिर्फ आपको बचाती है उस पर्टिकुलर एलिगेशन से जो आप पर्टिकुलर एलिगेशन अपनी एप्लीकेशन में लिखते हो। और अगर एफआईआर हो चुकी है तो एफआईआर नंबर लिख देते हो। क्लियर जी? यस और नो? Anticipatory bail is generally given by courts when the case is very strong for regular bail. While granting anticipatory bail, the court has to strike a balance that individuals may be protected from unnecessary harassment and the faith of public is not to be shaken from administration of justice। फिर है जी मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। इट इज ए प्री अरेस्ट, अरेस्ट से पहले का, इट इज ए प्री अरेस्ट लीगल प्रोसेस which directs that if a person in whose favor anticipatory bail is issued is thereafter if arrested shall be released on bail। फिर वर्ड है जी reason to believe। The belief must not be simple, rather there must be some reasons from which it can be ascertained that there are some solid reasons upon which a person is going to be arrested। फिर है जी accusation of having committed a non-bailable offense। It means an act of accusing person। There may be an accusation before the lodging of an FIR. Accusation gets stronger after the lodging of FIR and after filing of challan sheet or taking cognizance, accusation will become more stronger and the same would not be seized to be an accusation. So it means accusation survives till the conclusion of the trial। आपने सिर्फ ये प्रूव करना है कि एक्यूजेशन है। जितना एलिगेशंस में आपका नाम आता जाएगा एक्यूजेशन स्ट्रांग होती जाएगी। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चाहे चलान आ गया चाहे केस स्टार्ट हो गया, द पर्सन मस्ट नॉट बी अरेस्टेड, वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर एक केस है जी सुरेश वासुदेव वर्सेस स्टेट 1978 दिल्ली हाई कोर्ट। इट वाज हेल्ड दैट एंटीसिपेटरी बेल कुड बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज बिफोर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। Thus, recording of FIR is not a condition precedent to grant anticipatory bail. It is not required that the offence must be a cognizable offence also। क्योंकि requirement क्या है, accusation of having committed a non-bailable offence। Clear जी यहां तक? Which court can grant anticipatory bail? Only the High Court or Court of Session can grant anticipatory bail। Section 438 subsection 1 uses the words he may apply to the High Court or Court of Session। So from the language it is not clear that where to file an application for anticipatory bail, that is whether in the court which is having jurisdiction to try the case or even in those High Court or Court of Sessions which are not having jurisdiction। ठीक है जी, तो भाई ये अदरवाइज लैंग्वेज में क्लियर नहीं है। लेकिन एक नीचे केस है जी सैयद हुसैन वर्सेस स्टेट 1996 पटना हाई कोर्ट।
An application for anticipatory bail is to be given in that court which is having jurisdiction of the local area of the commission of offense. जो मैंने आपको लिखवाया था कि भाई jurisdiction होनी जरूरी है. The High Court or the Court of Session, according to the language of 438 subsection 1, is having concurrent jurisdiction in case of anticipatory bail. But in case of Thajulal versus State of Haryana, it was held that it is better to firstly move to the Court of Session and after that High Court for the application of anticipatory bail. क्लियर है जी? पहले कोर्ट ऑफ सेशन में, फिर हाई कोर्ट के पास. कारण आपको पता है. फिर कंडीशंस क्या है? द पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट in case of non-bailable offence, the person must not be arrested before making an application under section 438. According to section 438 subsection 1, where any person has reason to believe that he may be arrested on accusation of having committed a non-bailable offence, such person may apply to the High Court or Court of Session, and such court, after taking into consideration the following facts, may grant anticipatory bail: nature and graveness of the offence, antecedents, possibility of the applicant to flee from justice. After taking above mentioned factors, the court may either reject the application or issue an interim order for grant to anticipatory bail. In case, अब आगे का प्रोसीजर है जी. यहां तक क्लियर है सभी को? 438 सबसेक्शन 1, यस और नो? बस ये पॉइंट वही है जी. In case court has rejected such application, then police officer can arrest such person without warrant on the basis of accusation mentioned in the application, proviso to section 438 subsection 1. But where court grant interim order, then in such cases the court shall immediately issue a notice not less than 7 days together with the copy of interim order to the SP or PP. इसके ऊपर ये भी आते हैं बेरेट के लैंग्वेज के ऊपर. ये वाले 3 लाइंस को छोड़ दीजिए एक बार के लिए. वापस से चलता हूं जी. फोर 438 की लैंग्वेज के साथ अभी तक समझ में आया जी? हुआ क्या है? कौन अप्लाई करेगा? कोर्ट किन बातों को ध्यान में रखेगा, प्लस कोर्ट क्या क्या कर सकता है. क्लियर जी सबको? सबसेक्शन 1 ओके है जी? यस और नो? अब हमने पढ़ा है कि एक्यूजेशन होनी चाहिए ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस. यही पढ़ा ना जी हमने? यस और नो? तो भाई कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बेल ग्रांट कर देता है, एंटीसिपेटरी बेल, अगर कोर्ट को ठीक लगता है. लेकिन इस 438 में जी नीचे एक सबसेक्शन 4 ऐड हुआ. पहले सबसेक्शन 4 पढ़ लें. करें स्टार्ट सबसेक्शन 4. यस और नो? ये कहता है जी, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस involving the arrest of any person on accusation of having committed an offence under subsection 3 of section 376 or 376 capital AB, 376 capital DA, 376 capital DB of IPC. वापस से पढ़ दूं. Nothing in this section shall apply. सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था? मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन उसको बेल पे रिलीज कर सकता है. लेकिन नीचे जाके क्या कहता है? इस सेक्शन में जो भी लिखा है वो अप्लाई नहीं करेगा. कहां पर? अगर वहां पर अरेस्ट होनी है किसी पर्सन की अंडर 376 सबसेक्शन 3 AB, DA, DB. तो रेप के कुछ केसेस में कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करता. क्लियर है जी? तो ये सबसेक्शन 4 जो है सबसेक्शन 1 की एक्सेप्शन है. तो सबसेक्शन 4 के साथ लिख दीजिए, इट इज एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 1. इट इज एन एक्सेप्शन to subsection 1 of 438. ये 438 की जी एक्सेप्शन है. क्लियर जी सभी को? यस और नो? तो वापस से चलते हैं जी 438 सबसेक्शन 1 के नीचे. सबसेक्शन 1 कैपिटल ए. अब जी कोर्ट 2 बातें कर सकता है, या तो इंटरिम ऑर्डर पास कर देगा या फिर रिजेक्ट कर दे. 2 ही ऑप्शन है ना जी. 1 कैपिटल ए क्या कहता है? वेयर द कोर्ट ग्रांट्स एन इंटरिम ऑर्डर. कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थी, रिजेक्ट करने की या इंटरिम ऑर्डर पास करने की. कोर्ट ने क्या किया? इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया अंडर सबसेक्शन 1. इट शैल फोर्थविथ मींस इमीडिएटली. सर्कल करके लिख दीजिए इमीडिएटली. वेयर द कोर्ट ग्रांट्स एन इंटरिम ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, इट शैल फोर्थविथ कॉज
ए नोटिस, कॉज ए नोटिस को अंडरलाइन कीजिए। जहां पर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया है वहां पर कोर्ट क्या करेगा, नोटिस भेजेगा। कॉज ए नोटिस बीइंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस, नॉट लेस देन 7 days, कम से कम 7 दिन का समय देना है अगर आप इंटरिम ऑर्डर पास करते हो। और वो 7 दिन का नोटिस देना किसको है, टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर, जो आपने इंटरिम ऑर्डर पास किया सच ऑर्डर के साथ लिख दीजिए इंटरिम ऑर्डर, सच ऑर्डर के साथ लिख दीजिए इंटरिम ऑर्डर। तो अगर आपने इंटरिम ऑर्डर पास किया है, उस इंटरिम ऑर्डर के बाद आपने एक नोटिस इश्यू करना है। नोटिस में आपने साथ में वो ऑर्डर की कॉपी भेजनी है जो इंटरिम ऑर्डर पास किया है, और वो नोटिस देना किसको है, पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अंडरलाइन कीजिए, एंड द एसपी, एसपी को अंडरलाइन कीजिए। क्लियर है जी। तो पब्लिक नोटिस आएगा किसके पास, पीपी या पीपी प्लस एसपी के पास। कितनी देर का, हाँ, कम से कम 7 दिन। 7 से ज्यादा देने जाएं आपकी मर्जी है, 10 दे दो, 12 दे दो, 15 दे दो, वो आपकी मर्जी है, कम से कम 7 दिन। अब हुआ क्या है, पार्टी ने अप्लाई किया कोर्ट के सामने, कोर्ट के पास 2 ऑप्शन थी, आइदर टू रिजेक्ट और टू पास, लिखने की जरूरत नहीं, बस यही देख लीजिए, और टू पास इंटरिम ऑर्डर। रिजेक्ट कर दी, बात खत्म, खत्म ना जी। फिर क्या है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो हाई कोर्ट के पास चले जाओ, अगर रिजेक्ट नहीं किया, रख लिया, अब उसके पास ऑप्शन ही 2 हैं, आइदर इंटरिम और रिजेक्शन। रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म, हाई कोर्ट के पास चले जाओ। और अगर इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर के पास उसके ऊपर कंडीशन लगा दी, किसके ऊपर, जज साहब के ऊपर, कि वो क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। नोटिस किसको करेंगे, पीपी प्लस एसपी। कितनी देर का, कम से कम 7 days का। पर्पस, पीपी प्लस एसपी को कोर्ट नोटिस कर देता है, कारण ये इंटरिम ऑर्डर है। जब हमने रेगुलर बेल पढ़ी थी, याद है रेगुलर बेल, जब हमने रेगुलर बेल पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था, वहां पर लिखा हुआ है 437 439 में, इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। पीपी को बुलाया था ना, यस और नो। अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस है, सीरियस एलिगेशंस है, रेप की एलिगेशंस है, पीपी को बुलाया था ना वहां पर रेगुलर बेल में भी, तो यहां पर भी बुलाओ, किसको, पीपी प्लस एसपी। उनको सिर्फ इंफॉर्म करना है, कारण क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है। सुनिए ध्यान से, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं पास हुआ, फाइनल ऑर्डर जिस दिन पास करना है उस दिन से पहले मैंने पीपी प्लस एसपी को नोटिस कर दिया कि भाई एक एंटीसिपेटरी बेल लगी थी, मैंने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, नेक्स्ट डेट 20 तारीख है, आप 20 तारीख को अपनी प्रॉपर फाइल लेकर आना। क्यों, क्योंकि इस फाइनल ऑर्डर के पास होने से पहले आप उस ऑर्डर को प्रॉपरली क्या कर सको, काउंटर कर सको। क्लियर है जी। ये टाइम क्यों दिया जाता है, इंटरिम ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन फाइनल ऑर्डर से पास करने से पहले पीपी प्लस एसपी को इंफॉर्म कर दिया जाता है कि फाइनल डेट ये है, उस दिन आप आइए और इस एप्लीकेशन को अगर आप काउंटर करना चाहते हैं तो काउंटर कीजिए। क्लियर है जी। क्योंकि देखिए मान लीजिए सीरियस एलिगेशंस हैं, तो अभी यहीं से एक पॉइंट बन गया, सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये रेगुलर बेल में नहीं होता, इसमें स्पेशल है। इंटरिम बेल के समय ना पीपी को नहीं सुना जाता नॉर्मली। मान लीजिए मेरा अक्यूज है, मैं उसका एडवोकेट हूं, मैं एंटीसिपेटरी बेल कब मूव करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि भाई सरकारी वकील तो नहीं खड़ा कोर्ट में, क्योंकि अगर सरकारी वकील खड़ा है, उस सरकारी वकील को किसी वकालतनामे की जरूरत नहीं है, वो हर केस में सरकार की तरफ से विदाउट वकालतनामा आ सकता है। तो जब बीइंग एज एन एडवोकेट में उसकी एप्लीकेशन मूव करूंगा एंटीसिपेटरी बेल की, तो उस समय सबसे पहले मैं ये देखता हूं सरकारी वकील तो नहीं है कोर्ट में,
नहीं है, मैं कोर्ट के पास पहुंच जाऊंगा। अब कोर्ट के पास जी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो उसको बुला ले, लैंग्वेज कहती नहीं है। मैं कहूंगा जी ये हमारी एप्लीकेशन है, ये एलिगेशन है, झूठा केस है वगैरह वगैरह, मैंने अपनी बात कही, कोर्ट ने सबसेक्शन 1 वाली जो 4 बातें लिखी इसको ध्यान में किया, 2 ऑप्शन सी, आइदर टू रिजेक्ट और इंटरिम ऑर्डर। अब मैंने जाकर वही एफआईआर वाला केस जो मैंने आपको बताया था चेक वाला, अब मान लीजिए उसी तरह का एलिगेशन थी, हमने जाके बोल दिया जी इस तरह का काउंटर ब्लास्ट है, इंटरिम ऑर्डर पास कर दीजिए। बीच में कुछ और फैक्ट्स ऐड कर दिए, सोल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है जी, अच्छी रेपुटेशन है सोसाइटी में इनकी, ये जो है लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द कंट्री है, इन्होंने कभी कोई क्राइम नहीं किया आज तक, इनके अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं है। और जो मैं केस की बात कर रहा हूं प्रैक्टिकली इसमें क्या था, कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली थी, तो हिंदुओं के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट त्योहार बन जाता है। तो सारी बातें काउंटर ब्लास्ट ये वो कि एक मेजर फेस्टिवल आने वाला है जी, ये एक अननेसेसरी एक फेस्टिवल से पहले जानबूझकर उस बंदे की रेपुटेशन को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है। तो मैं बोलूंगा कोर्ट के पास ऑप्शन 2 हैं, आइदर टू रिजेक्ट और टू अलाउ इंटरिम ऑर्डर। तो नॉर्मली जब भी इंटरिम ऑर्डर पास होता है कोर्ट में, उस समय पीपी साहब वहां पर प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मली, इसीलिए पीपी साहब को अपन नोटिस कर दिया कि भाई इंटरिम ऑर्डर के समय तो आप मेरे पास नहीं थे। नॉर्मल रेगुलर बेल में क्या होता है, रेगुलर बेल में मैं एप्लीकेशन लगाता हूं अपने क्लाइंट की, दूसरी पार्टी आती है उसको काउंटर करने के लिए, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम ऑर्डर तक कोर्ट में देखो, कोर्ट को भी नहीं पता होता इस तरह की एप्लीकेशन आने वाली है, सिर्फ अक्यूज को पता है, उसके एडवोकेट को पता है। एक दिन से कोर्ट में एंटर किया, जज साहब ये एप्लीकेशन है जी, जज साहब पढ़ते हैं, डिसाइड कर देते हैं, पीपी को सुना ही नहीं जाता, इसलिए फाइनल ऑर्डर के समय पीपी को सुना जाए, इसलिए ये प्रोविजन ऐड कर दी गई। क्लियर है सबको, यस और नो? एक बार वापस से लैंग्वेज चेक करते हैं। देखिए क्या लिखा है, वेयर द कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम ऑर्डर, अगर कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया अंडर सबसेक्शन 1, इट शैल फोर्थविथ कॉज ए नोटिस बीइंग नॉट लेस देन 7 days नोटिस। अंडरलाइन करके लिख दीजिए, पीटी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए जी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कितने दिन का कम से कम नोटिस दिया जाएगा, 7 दिन। टुगेदर विद ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर मींस इंटरिम ऑर्डर टू बी सर्व्ड ऑन द पीपी एंड द एसपी। अब आगे पर्पस भी देखो उसने लिख रखा है, क्यों? विद ए व्यू टू गिव द पीपी ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड व्हेन द एप्लीकेशन शैल बी फाइनली हर्ड बाय द कोर्ट। क्यों नोटिस किया गया, उसका पर्पस उसने साफ ही बेरट की लैंग्वेज में क्लियर कर दिया कि इसको सुना जाए। सुना क्या जाए मतलब वो काउंटर कर सके एप्लीकेशन। क्लियर है जी? अब यहां पे देखिए लिखा जरूर है पीपी प्लस एसपी। पीपी तो देखिए हमारी कोर्ट में आ रहा है, मैं इसको इन्फॉर्म कर देता हूं। अब हर केस में एसपी को इन्फॉर्म नहीं किया जाता, उसमें होता क्या है, कोर्ट में पुलिस वालों की तरफ से सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हेल्प करने के लिए एक बंदा खड़ा रहता है पुलिस वाला, उसको बोलते हैं नायब कोर्ट। तो वो नायब कोर्ट होता है, हम नायब कोर्ट को साथ में इन्फॉर्म कर देते हैं, पीपी को इन्फॉर्म कर देते हैं। नायब कोर्ट के पास उस केस की सारी जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो होंगी, वो वहां से फाइल लाएगा उस कंसर्न थाने से, और कंसर्न थाने से लाकर इस पीपी साहब को दे देगा, और उस फाइल के बेसिस पर पीपी साहब जब फाइनल ऑर्डर पास होना होगा उससे पहले अगर उस एप्लीकेशन को काउंटर करना चाहेंगे तो वो काउंटर कर पाएंगे। क्लियर है जी? तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो एसपी को इन्फॉर्म करने का भी वही पर्पस है कि भाई फाइल आ जाए, क्योंकि जब हमने इससे ऊपर वाला पहरा पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था एफआईआर भी होनी जरूरी नहीं है। अगर एफआईआर ही नहीं हुई तो भाई पॉइंट समझिए, एफआईआर ही नहीं हुई तो रिकॉर्ड कहां से आएगा, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो अब पीपी प्लस नायब कोर्ट कंसर्न एसएचओ को इन्फॉर्म करेगा कि भाई इस एरिया का एक ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है, उस बंदे ने बताया कि मेरा नाम इस तरह के एलिगेशंस में लग जाएगा, तफ्तीश करो, इन्वेस्टिगेट करो। अभी तक तो एफआईआर ही नहीं हुई, फिर वो उसको इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं कि मैटर क्या है। फिर वहां से जो भी इंफॉर्मेशन निकलती है, जो भी कोर्ट ने डेट दे रखी होती है, उस डेट को वो बंदे फाइल लेकर पहुंच जाते हैं जी इसमें ये बात ऐसे है, ये बंदा गलत कह रहा है। अब जरूरी थोड़ी है जो एप्लीकेशन में बातें लिखी होंगी वो सारी कुछ सच्ची होंगी,
यस और नो? यस और नो? आपको लगता है वकील साहब सारी बातें सच्ची सच्ची लिखते होंगे? अपनी प्रोफेशन के लोगों के ऊपर कल ये लिखित बता रहा था, लॉयर्स आर लायर्स। तो कहता है ये नाम ही बड़े देखो साथ साथ रखे हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी में भी ये बिल्कुल पास पास ही रह जाते हैं, लॉयर्स लायर्स। एक केस के फैक्ट्स याद आ गए, मैं उस टाइम जब मैं प्रैक्टिस करता था तो एक सीनियर एडवोकेट थे, वो कोर्ट में कह रहे हैं जज साहब मेरे को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? तो जज साहब उनकी तरफ देखे ध्यान से, वकील साहब समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? जज साहब मेरे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं समझ नहीं पाया जी क्या कह रहे हो आप। और तीसरी बार वकील साहब ने बात ही नहीं बोली। तो 438 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 कैपिटल ए क्लियर है सबको? सबसेक्शन 1 कैपिटल ए के पीछे पर्पस क्या है वो समझ में आया? क्यों नोटिस किया जाता है वो समझ में आया? कि फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले अगर आप उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हो तो आप चैलेंज कीजिए। क्लियर है जी? तो इंटरिम ऑर्डर के बाद फाइनल ऑर्डर पास होगा क्या? ये 100% हर केस में ये रूल रहेगा? आंसर इज नो। फाइनल ऑर्डर पर आप दूसरी पार्टी को भी सुनेंगे, सुनने के बाद अगर लगेगा ठीक है फिर करेंगे बेल। क्लियर है जी? ये यस और नो? सबसेक्शन 1 कैपिटल ए ओके है जी, क्लियर है? चलिए आगे, चलो जी आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सबसेक्शन ऐड किया है जी लेजिस्लेचर ने, आपको भी पढ़कर अच्छा लगेगा। कर भी स्टार्ट जसप्रीत। सबसेक्शन 1 कैपिटल बी। The presence of the applicant seeking anticipatory bail shall be obligatory at the time of maintaining of the application and passing of final order by the court. बस जी, एक बार खुद से पढ़ लीजिए यहां तक। क्या कहता है जी? द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल शेल, सर्कल कीजिए, शेल बी ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी क्या होता है? डिस्क्रिशन या मजबूरी? मजबूरी है। ये कहते हैं जी एप्लीकेंट की फाइनल, जब जिस दिन फाइनल बहस होनी है इस एप्लीकेशन पर, उसका वहां पर होना क्या है? ऑब्लिगेटरी है, मजबूरी है, होना ही पड़ेगा। shall be obligatory at the time of final hearing of the application and passing of final order by the court. क्या समझ में आया? इंटरिम ऑर्डर पे वो बंदा गया था वहां पर, फाइन जब इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था एप्लीकेंट गया था कोर्ट में या सिर्फ वकील साहब गए थे? अब खुद जाता, वहां से कोर्ट ने कहना था रिजेक्ट, पुलिस वाले ने कहना आ भैया आजा, तेरा ही इंतजार था। कहेगा ना, ले जाएगा ना साथ में, यस और नो? तो अपन उसको छिपा के रखते हैं, उसको सामने नहीं आने देते। तो इंटरिम ऑर्डर पे वो कहता है जी आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइनल ऑर्डर पे उसका आना क्या है? ऑब्लिगेटरी। अब फाइनल ऑर्डर क्या जरूरी है बेल होगी होगी या कैंसिल भी हो सकती है? कैंसिल भी हो सकती है। उधर से कैंसिल हुआ, ले जाएगा पकड़ के? आपने अच्छे खासे पैसे ले रखे होंगे बीइंग एज एन एडवोकेट कि भाई बेल करवा देंगे, इंटरिम हो गया फाइनल तो हो गई होगा, इंटरिम हो गया फाइनल तो हो गई होगा। और उधर से आप लेकर गए, उसने बोल दिया कैंसल, आप अपने क्लाइंट को पकड़ोगे, आया हाई कोर्ट चलते हैं, पुलिस वाले का पकड़ के आया थाने चलते हैं, और रस्सा कस्सी चलेगी फिर। अब अगर आप मेरे को पढ़ाना चाहोगे, इसके पीछे इफ लिखा है, अगर पीपी कहेगा तो लिखे ना इफ, कहां गया? इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द पीपी द कोर्ट कंसीडर सच प्रेजेंस नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अगर पीपी कहे जी ना, आप बुला लो उसको, जिसकी एप्लीकेशन, उसको देख तो ले कौन है, देखने में कैसा लगता है, कोई अदृश्य प्राणी तो नहीं है। वन कैपिटल बी की प्रैक्टिकलिटी 0 है।
इन कोर्ट प्रैक्टिस 1 कैपिटल बी अप्लाई होता ही नहीं, चाहे यहां पे लिख रखा है जी उसकी प्रेजेंस ऑब्लिगेटरी है, चाहे लिख रखा है, लेकिन इन प्रैक्टिस फाइनल ऑर्डर के समय भी अक्यूज पर्सन को कोर्ट में नहीं लेकर जाया जाएगा। क्लियर है जी? अब अपा गए हैं जी किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। कोर्ट ऑफ सेशन ने बाय चांस से फाइनल ऑर्डर देने से मना कर दिया, ऑप्शन तो है ना हाई कोर्ट। आपा बंदा ही वहां पर ले गए, उसने रिजेक्ट कर दिया, होगी अरेस्ट। पॉइंट समझते हैं? यस और नो? तो इसीलिए हालांकि लिखा है कि 1 कैपिटल बी में जिसको लेकर आना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी है, लेकिन इन प्रैक्टिस इस प्रोविजन को आप फॉलो नहीं करते। इसके ऊपर जी जब ये बना था बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ था, एडवोकेट्स ने जी बड़े इसके अगेंस्ट स्ट्राइक्स की थी कि ये गलत है। तो लिखा जरूर है, एनफोर्स नहीं है। लिखा जरूर है लेकिन इन प्रैक्टिस ये एनफोर्स नहीं हुआ। चलो मान लेते जी पता चला भी जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अगर थोड़े दिन क्या, वैसे कल का ही है, अगर एक बंदे को आप वहां पर ले भी जाते हो और फाइनल ऑर्डर के समय उसकी बेल रिजेक्ट कर भी देते हो, तब भी उसको कम से कम 3 दिन का समय दीजिए हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के लिए। लेकिन हम पंजाब हरियाणा में जी 1 कैपिटल बी को फॉलो करते ही नहीं है। वहां पर महाराष्ट्र में उनकी स्पेशल स्टेट अमेंडमेंट है, उनका 438 बड़ा ही बिल्कुल डिफरेंट जाता है। वहां पर ये 1 कैपिटल बी नहीं है, वहां पर ये 438 4 सबसेक्शन 4 है। ठीक है जी, यहां पर जो 1 कैपिटल बी है वहां पर 438 सबसेक्शन 4 है। तो वहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हो और अक्यूज वहां पर प्रेजेंट है, आप फाइनल ऑर्डर पास नहीं करते उसके फेवर में, तब भी उसको इमीडिएटली देर आफ्टर अरेस्ट नहीं करना, 3 दिन का समय दो हाई कोर्ट में अप्लाई करने का, नो अरेस्ट। क्योंकि अदरवाइज उसका राइट ही खराब कर दिया आपने उसको बुला लिया, आपने उसको बुला लिया, ऑर्डर पास नहीं किया, अरेस्ट कर दिया। तो 2 ऑप्शन थी उसके पास, आइदर टू गो टू द कोर्ट ऑफ सेशन और टू गो टू द हाई कोर्ट। कोर्ट ऑफ सेशन वाली उसने रेमेडी अवेल कर ली लेकिन वो उसके फेवर में नहीं आई, तो सेकंड ऑप्शन क्या थी? हाई कोर्ट, वो आपने यूज नहीं करने दी। क्लियर है सबको? यस और नो? एक बार जी 438 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए कैपिटल बी चेक कर लीजिए प्लीज। अब यहां पर जी मैं नोट्स जो पढ़ रहा था, बट वेयर कोर्ट ग्रांट्स इंटरिम ऑर्डर देन इन सच केसेस द कोर्ट शैल इमीडिएटली इशू ए नोटिस नॉट लेस देन 7 days together with the copy of interim order to the SP or PP. The purpose of such notice is to give reasonable time and opportunity of being heard when application is finally decided by the court. जब finally application decide की जाएगी कोर्ट के द्वारा। At the time of making interim order, the High Court or the Court of Session may include the following conditions. अब ये conditions जी आगे सबसेक्शन 2 में लिख रखी हैं, 438 सबसेक्शन 2 में। करें स्टार्ट सबसेक्शन 2? Yes or no? तो स्टार्ट करता हूं जी 438 सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज के साथ। When the High Court or the Court of Session makes a direction under subsection 1, अगर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने जी अंडर सबसेक्शन 1 डायरेक्शन पास कर दिया है, इट में इंक्लूड सच कंडीशंस में। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन की मर्जी है, वो एक कंडीशंस भी इंक्लूड कर सकते हैं इन सच डायरेक्शंस इन द लाइट ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस एज इट मे थिंक्स फिट, इंक्लूडिंग कंडीशन क्या क्या है? इंक्लूडिंग ए कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल।
वो अपने आप को अवेलेबल रखेगा फॉर इंटेरोगेशन। तो जब भी इंटरिम ऑर्डर पास होता है, उस इंटरिम ऑर्डर में सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। जब आप रेगुलर बेल देते हैं, कौन सी कंडीशन ध्यान में रखते हैं? बेल देने से पहले भाग तो नहीं जाएगा, एविडेंस के साथ छेड़खानी तो नहीं करेगा, विटनेसेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर तो नहीं बनाएगा, यही डिस्कस करते हैं ना ये अपन, ठीक। और फ्ली फ्रॉम जस्टिस, यानी कि वो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करता रहेगा, वही पॉइंट यहां पर है। एक कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी पुलिस वाला कहेगा उसको इंटेरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर अरेस्ट हो जाता तो दो तरह की कस्टडी थी, पुलिस और, अगर पुलिस होती तो पुलिस वाले डायरेक्ट इंटेरोगेशन कर लेते, अगर जुडिशियल है तो भाई पुलिस वाले कोर्ट से पूछकर इंटेरोगेशन कर लेते। अब यहां पर तो वो बंदा जी कस्टडी में कभी आया ही नहीं, यहां पर तो वो बंदा कभी कस्टडी में आया ही नहीं, आया कभी कस्टडी में? यस और नो? तो कभी जेल तो आया नहीं, वो नहीं बचपन में खेलते थे पोषण पा भी पोषण पा है, डाकी ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब भी उसको शर्म आई, अब तो जेल में आना पड़ेगा। जेल में तो आया नहीं अगला। जब जेल में आया नहीं है, इंटेरोगेशन होगी कहां से? होएगी इंटेरोगेशन? अब इंटेरोगेशन होएगी नहीं तो उसको कम से कम ये तो बोल दो कि भाई तेरे को रिलीज कर दिया, माना तेरे ऊपर ये काउंटर ब्लास्ट है, पर भाई ट्रायल तो फेस करना पड़ेगा। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना अल्टीमेटली एविडेंस लेकर कि क्या हुआ था। ये तो प्राइमा फसाइल है जो लग रहा है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं आपको कि ये काउंटर ब्लास्ट है, आपकी रेपुटेशन को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई है, या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। ये तो ऑन द फेस ऑफ इट मेरे को जैसा लगा मैंने आपको बेल ग्रांट कर दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक्विट कर दिया। इसीलिए मैंने कंडीशन लगा दी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और अगर मैं इन प्रैक्टिस बात बताऊं, वंस द इंटरिम ऑर्डर हैज बीन पास्ड, देन आउट ऑफ 100 इन 99 केसेस फाइनल ऑर्डर में बेल मिलती ही मिलती। एक बार कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, फाइनल ऑर्डर पे वो बेल कैंसिल होती नहीं है, कारण ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने 10 दिन का टाइम दे दिया पीपी और एसपी को आने के लिए, अब 10 दिन में जी कोर्ट ने इसको बोल दिया, इधर से डायरेक्शन कर दी जा पुलिस वाले को मिल गया, तो ये बंदा पहुंच जाता है जी कहां पर? पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में कंसर्न आईओ को जाकर मिलता है, पूछता है, बोलता है जी बताइए क्या पूछना है, वो बोलता है जी ये पूछना है, ये बता देता है, ये वापस आ जाता है। नेक्स्ट डेट पे जब फाइनल ऑर्डर पास करना है ना, फिर पता है कौन कौन होता है कोर्ट में? कौन कौन होता है? जज साहब होते हैं, शुक्र है, जज साहब बैठे हैं, पीपी आएगा, अक्यूज आएगा, अक्यूज आएगा, तो वो हो गया चिड़ी उड़ कहां उड़, गायें भी उड़ा दी। अक्यूज आएगा क्या? अक्यूज थोड़ी आएगा भाई, उसको तो अरेस्ट कर लेंगे फिर। पीपी आएगा, जज साहब होंगे, आईओ आएगा। आईओ का काम पता है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर? आईओ आकर स्टेटमेंट देगा, द कंसर्न्ड पर्सन ज्वाइंड द इन्वेस्टिगेशन। वो इतना स्टेटमेंट देगा, उससे कोर्ट को लग जाएगा कि भाई ये ठीक है बंदा, जिसको इंटरिम ऑर्डर पास किया है इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लीजिए, पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो इंटेरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोर्ट को जब इतना विश्वास हो जाता है, कोर्ट क्या करता है, उसको फाइनल ऑर्डर दे ही देता है। तो 100 में से 99 केसेस में इंटरिम ऑर्डर के बाद फाइनल ऑर्डर होता ही होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है सबको? यस और नो? बेसिकली कोर्ट ये देखता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हुई या नहीं हुई।
आईओ की स्टेटमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। क्लियर जी सबको? यस और नो? एक केस की बात करता हूं। अब उसमें क्या हुआ, कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया एंटिसिपेटरी बेल, इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, बोल दिया ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। बंदा पहुंच गया जी पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। अब वो गया आईओ के पास, आईओ को कहता है जी हाँ जी मैं आ गया। वर्ड तो मेरे को आ गया, मैं बोल नहीं रहा। आल चक में आ गया, आ गया। वो कहता जी बहुत अच्छी बात है, क्या पियोगे श्रीमान जी? वो कहता है चाय पी लेंगे। चाय पी ली। पूछना है? कहता ना। पुलिस वाला कहता जी कुछ नहीं पूछना। मैं जाऊं? वो कहता जी जाओ। अब नेक्स्ट जब डेट थी फाइनल ऑर्डर की, अब चाय तो पी ली, लिखा हुआ नहीं आया ना कहीं पर, साइन हुए कहीं पर। अब पुलिस वाला आके कहेगा जी वो तो आया ही नहीं, क्योंकि आपको चाय पिलाई थी उस जिसने आपके अगेंस्ट केस कर रखा था, उससे चाय पी थी। तो पुलिस वाला किसका साथ देगा? जिसको पिलाई है या जिससे पी है? पी है मतलब चाय, जिससे चाय पी है पुलिस वाला उसका साथ देगा। क्योंकि पंजाब है ना, थोड़ा सा बताना पड़ता है क्लियर करके। बताया तो था, कह रहे सबसे ज्यादा बर्फ कहां पे गिरती है? पंजाब में, शाम के 7 बजे के बाद। अब पुलिस वाला जी वहां पे जाके कहेगा ये तो आया नहीं। तो तभी क्या होता है इन प्रैक्टिस, अगर आप गए हो, आप कहते हो जी साइन करने हैं, वो कहता है मैं नहीं करवाने, जरूरत ही नहीं जी। आपको जानता हूं चिंता क्यों करते हो, पुलिस वालों की बातों में नहीं आना। क्या भाई यार तू जानता है, बड़ी अच्छी बात है, तेरा बड़ा प्यार है, मैं मानता हूं, पर श्रीमान जी साइन करवा लीजिए। अगर साइन नहीं करवाता तो अदर वे अराउंड हमारे पास क्या है, गो टू द मैजिस्ट्रेट, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास जाओ। जज साहब आप गए थे थाने, साइन करने के लिए गए थे, उस डेट से पहले जिस दिन आपको बुलाया है, बुलाया 20 तारीख को है, आज 12 तारीख है, आप गए थे थाने में, उसने साइन नहीं करवाए, अगले दिन पहुंच जाओ कोर्ट में कि मैं गया था जी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, उसने मेरे को ज्वाइन नहीं करवाई इन्वेस्टिगेशन। फिर इलाका मैजिस्ट्रेट बुलाएगा जी एसएचओ को, कंसर्न आईओ को, उसको बोलेगा भाई ऐसा कर, आफ्टर लंच ना आपने एप्लीकेशन डालनी है इलाका मैजिस्ट्रेट के सामने कि भाई मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने गया था, इन्होंने ज्वाइन नहीं करवाई, आप अपनी कोर्ट में करवा लो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन। तो मैजिस्ट्रेट से आप क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट साहब कंसर्न आईओ को बुला लेते हैं अलॉन्ग विद द फाइल, आजा भाई कोर्ट में, आफ्टर लंच 2:30 बजे मिलते हैं। तो 2:30 बजे फिर जज साहब उसको बुलाते हैं, चाय बुलाते हैं, बोल साइन करवा। फिर कोर्ट में वो कंसर्न बंदा साइन करता है, जज साहब बोलते हैं भाई कुछ पूछना है पूछ ले, पीछे बैठ जाओ। उसने कुछ पूछना है पूछ लेगा, नहीं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी ज्वाइन। और ये साइन करने बहुत जरूरी है, अगर साइन नहीं हुए तो फाइनल ऑर्डर पे देखो, बेल देने का फाइनल ऑर्डर और बेल कैंसिल करने का फाइनल ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया या नहीं किया। तो अगर आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की तो मैं 100% श्योर हूं, 100 नहीं 100 से भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना श्योर हूं, फाइनल ऑर्डर में बेल कैंसिल होगी ही होगी। तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेल फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट करवाने के लिए। क्लियर है सबको? यस और नो? और क्या कंडीशन हो सकती है जब उसकी बात करते हैं? एक कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। किसी भी तरह का जी कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं दिया जाएगा किसी भी पर्सन को, यानी विटनेस को, हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो भाई किसी भी तरह का, किसी भी विटनेस के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होगा। सेकंड कंडीशन। थर्ड, एक कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया, भारत छोड़कर नहीं जाएगा, फ्ली फ्रॉम जस्टिस। सच अदर कंडीशंस एज मे बी इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437। अंडरलाइन कीजिए सबसेक्शन 3 ऑफ 437। ये कंडीशनल बेल हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो वो कंडीशन जो वहां पर है, उसमें से अगर कोई कंडीशन और उसके अलावा भी अगर कोर्ट को किसी भी तरह की कंडीशन लगती है इंपोज करनी, तो कोर्ट कर सकता है।
क्लियर है जी। कोर्ट पासपोर्ट इंपाउंड नहीं कर सकता। पासपोर्ट इंपाउंड करने के लिए हमको पासपोर्ट एक्ट की प्रोविजंस को देखना पड़ेगा। उस पासपोर्ट एक्ट में जो प्रोविजंस लिखी हैं उस हिसाब से ही पासपोर्ट इंपाउंड होगा, अदरवाइज पासपोर्ट इंपाउंड नहीं हो सकता। क्लियर है जी। इंटरिम ऑर्डर से फाइनल ऑर्डर कैसे आता है समझ में आया। बेसिक एक कंडीशन है, टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन। आप नहीं करोगे तो इंटरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होगा, अदरवाइज रुकेगा नहीं। 100 में से 99 केस भी कम बोल रहा हूं, 1000 में से 999 केसेस में इंटरिम ऑर्डर के बाद फाइनल ऑर्डर होता ही है अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हो। क्लियर है जी, यस और नो। सबसेक्शन 1 कौन अप्लाई करेगा, कब अप्लाई करेगा, कोर्ट ने किन बातों को ध्यान में रखना है, कोर्ट क्या क्या कर सकता है। सबसेक्शन 1 कैपिटल ए क्या कहता है, सबसेक्शन 1 कैपिटल ए नोटिस टू द पीपी और एंड एसपी, कितने दिन का, कम से कम 7 डेज। 1 कैपिटल बी प्रैक्टिकली एनफोर्स नहीं हुआ, पर अदरवाइज ये कहता है कि भाई उसकी प्रेजेंस फाइनल ऑर्डर के समय ऑब्लिगेटरी है। और 438 सबसेक्शन 2 कहता है कि आप बेल देते हुए, फाइनल ऑर्डर करते हुए कौन सी कंडीशंस को इंपोज कर सकते हैं। क्लियर जी। सबसेक्शन 2 की प्रोवाइजो के ऊपर चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पेनल्टी इज नॉट पेड एंड कांट बी रिकवर्ड इन द मैनर अफोरसेड, द पर्सन सो बाउंड एज अ श्योरिटी। श्योरिटी को सर्कल कीजिए। एक मिनट, बेरेट की लैंग्वेज है, एक सेकंड। ये नहीं है, हाँ गलत छिपा हुआ ना, ठीक है जी। सबसेक्शन 2 के बाद जी चलते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि कौन से केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती। इसी तरह जैसे सबसेक्शन 4 है ना जी, SC ST एक्ट में भी बेल नहीं मिलती एंटीसिपेटरी बेल, कि उसमें ऑफेंस तब कमिट होता है जब आप कुछ गलत रिमार्क्स पास करते हैं, तो वहां पर भी एंटीसिपेटरी बेल नॉर्मली नहीं होती है। सबसेक्शन 3 की अगर बात करें, सबसेक्शन 3 क्या कहता है, करो स्टार्ट जसप्रीत। सबसेक्शन 3 If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail. बस जी, यहां तक एक बार खुद से पढ़ लीजिए प्लीज। एक बार खुद से पढ़ लीजिए यहां तक। हाँ जी, पढ़ लिए सभी ने। इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड, सच पर्सन मींस जिसके फेवर में कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दी है। इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट, अगर जिसको बाद में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा रहा है बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि SHO, ऑन सच एक्यूजेशन, सच समझते हो, जिस एक्यूजेशन के बेसिस पर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिली। तभी मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था, एंटीसिपेटरी बेल हो सकती है, ब्लैंकेट बेल नहीं हो सकती। सच एक्यूजेशन, इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड, देयर आफ्टर का मतलब यह है जब फाइनल ऑर्डर आपके पास, ऑर्डर फेवर में पास हो गया या इंटरिम ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद इफ सच पर्सन इज देयर आफ्टर अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑन सच एक्यूजेशन, जब उसको जी उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया एंड इज प्रिपेयर्ड आइदर at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail। ये तो कंफ्यूजन ही होगी। अब रेगुलर बेल में क्या होता है, कोर्ट ने रेगुलर बेल अलाउ कर दी, कोर्ट ने बोल दिया भी ऐसा करना 4 बजे तक ना इतने श्योरिटी लेकर आ जाओ कोर्ट में, यही होता ना रेगुलर बेल में, आप श्योरिटी लेकर आ जाओ,
बेल बॉन्ड फर्निश कर जाओ, रिलीज्ड। अब यहां पर मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि भाई एंटीसिपेटरी बेल में श्योरिटी कब लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? जब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी, पहले इंटरिम ऑर्डर हुआ, फिर फाइनल ऑर्डर हुआ, ऐसे ही होना नहीं, पहले इंटरिम ऑर्डर हुआ, फिर फाइनल ऑर्डर हुआ। अब श्योरिटी कब आएगा? बताइए, श्योरिटी कब आएगा? उस केस में तो रेगुलर बेल में समझ में आ गया, 4 बजे आ जाओ भाई, सुबह ऑर्डर पास कर दिया रेगुलर बेल का, 4 बजे बुला लिया, आप जाके गए, अपने श्योरिटी को लेकर के बेल बॉन्ड के डॉक्यूमेंट जमा करवाए, रिलीज्ड। अब एंटीसिपेटरी बेल में पहले इंटरिम ऑर्डर हुआ, फिर फाइनल ऑर्डर हुआ, पैसे कब लिए? श्योरिटी कब आया? आया या नहीं आया? नहीं आया। एंटीसिपेटरी बेल में ना तो इंटरिम ऑर्डर के समय, ना ही फाइनल ऑर्डर के समय श्योरिटी आता है, नहीं आता। यहां पर जो भी लिख रखा है सबसेक्शन 3 में कि जब उसको पुलिस वाला अरेस्ट कर लेगा तो वो तभी के तभी बेल बॉन्ड फर्निश कर देगा, या अगर वो कस्टडी में है तो कस्टडी में रहकर पुलिस वाले की वो बेल बॉन्ड फर्निश कर देगा। अब प्रैक्टिकली क्या होता है वो बताता हूं। प्रैक्टिकली ये होगा, जब इस बंदे के केस, इसी केस में इस बंदे के अगेंस्ट चार्जशीट आएगी, पुलिस वाले चार्जेस लगाएंगे, चालान लेकर आएंगे, तो उस चालान के समय इस बंदे को भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। काहे के लिए? 207 गिविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो जब ये बंदा चालान के समय कोर्ट में आ गया, उस समय इससे क्या लिया जाएगा? बेल बॉन्ड फर्निश करवाया जाएगा। क्लियर है जी? लैंग्वेज कुछ भी कहे, जब पुलिस वाला पकड़ने, भाई जब ऑर्डर ही पास हो गया, फाइनल ऑर्डर कर दिया, तो पुलिस अरेस्ट नहीं करती। चालान के समय, क्योंकि अब देखिए चालान के पैसे लेने, सॉरी बेल के पैसे लेने हैं, पुलिस वाला ले लेगा, पुलिस वाला देगा क्या कोर्ट में? पुलिस वाला को क्या लेकर, अगर पैसे पुलिस वाला ले लेगा तो क्या देगा कोर्ट में? यस और नो? क्या करिए जा रहे हो यार? अब कोर्ट बड़ी या पुलिस वाला बड़ा? सोच रहे हो मरवाओगे? कोर्ट बड़ी या पुलिस वाला बड़ा? चलो चेक करना कभी प्रैक्टिकलिटी में कौन बड़ा है। तो भाई वो पैसे अल्टीमेटली कोर्ट के थ्रू जाते हैं स्टेट के खाते में, अगर पैसे लिए हैं। तो इसीलिए प्रोसीजर क्या पकड़ लिया? प्रोसीजर ये पकड़ लिया, जिस दिन चालान आएगा ये अक्यूज्ड भी आएगा, अक्यूज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है जी आज आप चालान पेश करने वाले हैं। अक्यूज भी आता है, अक्यूज की तरफ से उसका एडवोकेट भी आता है, डिफेंस काउंसिल, और डिफेंस काउंसिल को बता दिया जाता है इतना इतनी श्योरिटी लगेगी, इतना पर्सनल बेल बॉन्ड आपको देना पड़ेगा, बेल बॉन्ड विद श्योरिटी जो भी है वो देना पड़ेगा। क्लियर है जी? तो इन प्रैक्टिस चालान के समय में जब चालान पेश होता है तब एंटीसिपेटरी बेल के केस में बेल अमाउंट ली जाती है। क्लियर है जी? यस और नो? इसके साथ लिख दीजिए कहीं पर, बेल अमाउंट इज टू बी टेकन व्हेन द चालान हैज बीन फाइल्ड। In practice, bail amount is to be taken when the challan has been filed, ब्रैकेट में लिख दीजिए चाहे, in practice। क्लियर है सबको? यस और नो? समझ में आया जी? अमाउंट कब ली जाएगी? चालान के समय। लिखा कुछ भी है यहां पर, आगे चलते हैं। एंड इफ ए मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइडेड दैट ए वारंट, सर्कल कीजिए, वारंट शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, अगर जी कोर्ट को लगता है उसके फेवर में एंटीसिपेटरी बेल हो चुकी है, कोर्ट को लगता है उसको बुलाना है, बुलाने के लिए उसको क्या भेजना है? वारंट इशू करना है। ही शैल इशू ए बेलेबल वारंट, अंडरलाइन कीजिए, बेलेबल वारंट इन कंफर्मिटी विद द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। सेकंड पार्ट जो है इसी सबसेक्शन को, उसको एक बार खुद से पढ़ लीजिए प्लीज। जो सेकंड पार्ट है जी सबसेक्शन का, उसको एक बार खुद से पढ़ लीजिए प्लीज।
पढ़ ले सभी ने। अब देखिए 204 सेक्शन का हेडिंग चेक कीजिए। 204 क्या है जी? इश्यू ऑफ प्रोसेस। इस तरफ देखिए, ऑफेंस हुआ, एफआईआर आई, उसके बाद आपका जो बेल का प्रोसीजर है वो चलता रहा, और उसके बाद क्या आया? पुलिस रिपोर्ट। इसके इन बिटवीन बेल जो भी आपने लगानी है, कहां पर भी लगानी है, रेगुलर लगानी है, एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, वो आपने लगा ली। मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल हो गई। अब एंटीसिपेटरी बेल होगी, फिर चलान आ गया। जब चलान आ गया यानी कि पुलिस रिपोर्ट आ गई, यहां पर आके अक्यूज क्या करेगा? श्योरिटी दे देगा। श्योरिटी दे दी। अब श्योरिटी के बाद अक्यूज को दी, वैसे तो थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि पुलिस रिपोर्ट के बाद ये एक नेक्स्ट डेट पे इश्यू प्रोसेस करके फिर अक्यूज को बुला के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जिस दिन चलान आता है उसी दिन सब कुछ कर देते हैं। वो आया, ले भाई डॉक्यूमेंट्स, ले भी तेरे अगेंस्ट ये चार्जेस। जब हम पढ़ेंगे इसको आगे जाकर, मैं पढ़ाऊंगा जी आज चलान आया, उसके बाद फिर कोर्ट उसको बुलाएगा, उसको बुलाने के बाद फिर कोर्ट बुलाएगा, फिर चार्ज फ्रेम होंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा थ्योरेटिकली। बट इन प्रैक्टिस क्या होता है, जिस दिन चलान आ जाता है उसी दिन अक्यूज भी वहीं पर होता है, डॉक्यूमेंट्स भी हैंड ओवर हो जाते हैं, चार्ज भी लग जाते हैं एक ही दिन में सब कुछ। तो यहां पर प्रोसीजर क्या है थ्योरेटिकली, पुलिस रिपोर्ट जब आई उसके बाद ये अक्यूज को बुलाया जाएगा। अब यहां पर जब अक्यूज को बुलाना है और उसने एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है, तो बुलाने के लिए, बुला क्यों रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। बुलाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके वारंट इशू करते हैं। और वो वारंट कौन से होंगे? बेलेबल वारंट, क्योंकि नॉन बेलेबल हम निकाल नहीं सकते। इश्यू ऑफ प्रोसेस समझते हो? प्रोसेस जो इशू करना है, सम्मन्स वारंट भेजने हैं, तो वो यहां पर एंटीसिपेटरी बेल में जब भी उस बंदे को बुलाया जाएगा तो वो बेलेबल वारंट्स के थ्रू बुलाया जाएगा, क्योंकि नॉन बेलेबल अपन निकाल नहीं सकते एट द फर्स्ट इंस्टेंस। क्यों? क्योंकि हायर कोर्ट ने उसको क्या दे रखा है? एंटीसिपेटरी बेल दे रखी। पॉइंट समझ में आया जी सबको? यस और नो? तो थर्ड सब सेक्शन में जी हमने दो बातें पढ़ी। एक तो वो अमाउंट कब देगा, प्रैक्टिस के में क्या है, यहां पर क्या लिखा है, मैंने दोनों बातें आपको क्लियर कर दी। और दूसरा, अगर कोर्ट उसको बुलाना चाहता है तो उसको बुलाने के लिए देखिए दो बातें होती हैं। एक तो बंदा जेल में है, रेगुलर बेल का केस है, आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, आपकी एप्लीकेशन अलाउ नहीं हो रही, बंदा जेल में है। जेल में है तो कोर्ट प्रोडक्शन वारंट इशू कर देता है 267 में। और अगर बंदा बेल पर है तो उसको बुलाना तो पड़ेगा ही ना डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। तो बुलाने के लिए अगर एंटीसिपेटरी बेल हो रखी है तो आपने जो वारंट इशू करने हैं वो बेलेबल वारंट इशू करने हैं कि भाई तू आ, इस दिन तूने आना ही आना है। पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस कि उसने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना है। क्लियर जी? 438 यस और नो? तो 438 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए 1 कैपिटल बी, सबसेक्शन 2 में कंडीशन, सबसेक्शन 3 में श्योरिटी कब आएगा, आपने कैसे उसको बुलाना है उसके बारे में बता रखा है। और 438 किन केसेस में अप्लाई नहीं होगा वो हमने डिस्कस किया। क्लियर है सबको? At the time of making interim order, the High Court or the Court of Session may include the following conditions: to join the investigation, such person shall not make any inducement, threat or promise to any witness. The person can't leave India without the permission of the court. Any other condition in the interest of justice. If at final disposal of the application the court confirms the order, then if such person is arrested by the police officer, then he shall be released on bail. क्लियर जी? बेल एक्ट की लैंग्वेज 438 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए बी एंड 2 and 3 एंड अलॉन्ग विद दैट 438 सबसेक्शन 4। क्लियर जी सभी को? यस और नो? पूछे क्वेश्चंस आएंगे जी इसके ऊपर बाद सीक्वेंस के ऊपर। जो लैंडमार्क 3 जजमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, गुरबख्श सिंह सीबीएस से स्टार्ट करेंगे
कि इन जजमेंट्स में क्या गाइडलाइंस पास हुई हैं, क्या ऑर्डर्स पास हुए हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है जी, दैट इज ओनली बेयरट लैंग्वेज, जो हमने बेयरट की लैंग्वेज है सिर्फ उसको डिस्कस किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी 438 की बेयरट की लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो भी लैंडमार्क केसेस हैं, जो लेटेस्ट 2020 का केस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी बेयरट की लैंग्वेज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये क्या प्रोवाइड करती है।